ये कहानी होने वाली एक ऐसी दुनिया की जहाँ पर एक 10,000 मीटर का बड़ा सा मॉन्स्टर होता है जो कि दिखने में बिल्कुल ही गॉडजिला जैसा होता है। वो पूरे आकाश को घेर रहा होता है और उसके मुंह से आग भी निकल रही होती है। उसके सामने हमारा मेन हीरो खड़ा होता है जिसका नाम चैन होता है। चैन बोलता है कि जो ये जाइंट बीस्ट है जिसने पूरे आसमान को घेर लिया है वो मेरे साथ जुड़ चुका है, और अगर मैं ये कहूँ कि ये मैं ही हूँ तो आप मेरा विश्वास नहीं करोगे। और ये होने वाली है मेरी कहानी कि कैसे मैं इस दुनिया का भगवान या फिर एक राक्षस बनूंगा। अब स्टार्ट करते हैं इसकी कहानी को। इस सीरीज की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि न्यूज रिपोर्टर बोलता है कि 2 जून की इवनिंग न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 200 लोग मारे गए निंग सिटी के अंदर क्योंकि वहां पर एक स्नेक ने हमला कर दिया है। वो स्नेक 100 मीटर से भी ज्यादा लंबा था। अब तक जो उसकी स्पीसीज है वो भी पता नहीं लगी है। साथ में जो भी वहाँ के सिटीजन्स थे उनमें से बहुत से लोगों ने उसकी जो अपीयरेंस है वो अपने कैमरे में रिकॉर्ड करी है और वो स्काई नॉर्थ सिटी की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वहाँ के सभी लोगों को हटा दिया गया है, जिसके कारण बहुत से जो क्रिमिनल्स थे वो भी वहाँ से भाग गए हैं। एंड ये सारी न्यूज हमारे मेन हीरो के सामने होती है। मेन हीरो की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और इसका नाम चैन चू होता है। चैन जख्मी हालत में वहाँ पे गिरा होता है और उसके हाथ से खून भी निकला होता है। फिर वो देखता है कि उसकी बॉडी कैसे घायल हुई पड़ी है। बट एक मिनट, वो अपनी बॉडी को कैसे देख पा रहा है? क्योंकि हमें पता चलता है कि जो उसकी जो सोल होती है वो असल में एक मॉन्स्टर के अंदर होती है या फिर एक छिपकली के अंदर होती है जो कि साइज में छोटी सी होती है। फिर वो आईने में देखते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, आखिर मैं कैसे इस इग्वाना के अंदर आ चुका हूँ। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो बताता है कि मेरा नाम चैन है और मैं यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट हूँ, निंग सिटी का। मैं स्कूल से बाहर अपने लिए कमरा बुक करके वहाँ पर रहता हूँ क्योंकि मुझे डोम्स में रहना पसंद नहीं है। साथ में मुझे कोल्ड ब्लड जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और खासकर जिनके अलग अलग रंग होते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और हमें पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा शौकीन होता है इन कोल्ड ब्लड एनिमल्स का, जिसके कारण वो बहुत सारे उसके पेट भी रखता है। और ऐसा ही एक नया पेट उसके पास आने वाला था जो कि था वो इग्वाना, जो कि हमने पहले देखा था। वो दिखने में बहुत ज़्यादा शांत दिख रहा था और वो बहुत ज़्यादा सुंदर भी होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो वो इग्वाना होता है अचानक हमारे हीरो चैन के ऊपर हमला कर देता है और साथ में उसे बाइट भी कर लेता है अपने पिंजरे को तोड़ते हुए। फिर जो चैन होता है वो बताता है कि जो इग्वाना होते हैं बहुत ज़्यादा जेंटल होते हैं, बट आज इस इग्वाना ने बहुत ज़्यादा अलग चीज़ करी। तभी जो चैन होता है अपने फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए उस इग्वाना को अपने आप से दूर कर देता है मारने के बाद। और इसी से पता चलता है कि जो हमारा हीरो चैन है वो कैसे खून में लपटा हुआ है, साथ में वो कैसे बेहोश हुआ पड़ा है। फिर जैसे वो अपनी आँख खोलता है वो देखता है कि वो उस इग्वाना को अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा है। ये देखने के बाद जो चैन होता है वो बोलता है कि मैं जो इस छिपकली है उसको कंट्रोल कर पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि वो मेरा ही आम है। एंड वो अपने मन में बोलता है कि ये तो कमाल की चीज़ है, लगता है अब मैं हीरो बनने वाला हूँ और मेरी हीरो जर्नी है वो स्टार्ट होने वाली है। बट आखिर मैं इस इग्वाना का क्या करूँगा? क्या मैं इसको लाइव स्ट्रीम पे दिखाऊं यूट्यूब पे ताकि देख सके कि वो मेरी छिपकली की तरह समझदार है, या फिर मैं इसका इस्तेमाल करते हुए जो समुद्र में मछलियाँ होती हैं उन्हें पकड़ूं? सच में यार मेरी किस्मत की ज़्यादा ख़राब है, मैं बिल्कुल मेन कैरेक्टर जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। बाकी जो मैंने कॉमिक्स में पढ़े हैं कुछ मेन कैरेक्टर को इतनी ज़्यादा ताकत मिलती है कि वो दुनिया को बदलने के लिए बढ़ जाते हैं। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा पावरफुल विलन भी बन जाते हैं और कुछ लोगों को ऐसी पावर मिलती है कि वो यूनिवर्स के गॉड भी बन सकते हैं। और मुझे देखो मुझे क्या पावर मिले इस छिपकली को कंट्रोल करने की। फिर वो बाहर खिड़की में से देखते हुए बोलता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही भूखा फील कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं पूरे दिन बेहोश ही रहा था और मैं सोच रहा हूँ कि जो ये इग्वाना है ये क्या खा सकता है। फिर वो उस इग्वाना को देखते हुए बोलता है कि तुम एक छिपकली हो तो शायद तुम मीट भी खा सकते हो। फिर वो इग्वाना के लिए मीट को रेडी करता है और एक अच्छी सी डिश बनाता है, जिसको देखने के बाद तो इग्वाना भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। चैन बोलता है कि जो इग्वाना होते हैं वो तो सच में मीट को खा सकते हैं, चलो ये तो अच्छी बात है, अब मुझे ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी से सामने एक सिस्टम आता है जो कि बताता है कि जो आपका क्लोन है उसे 5 इवोल्यूशन पॉइंट मिले हैं, जिसके वजह से आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 0.5 से इंक्रीज हो चुका है। और हमें चैन के स्टैट दिखाए जाते हैं जहाँ पर जो ध्यान देने वाली बातें थी वो थी उसका टैलेंट जो कि माइंड कंट्रोल करने का था। साथ में उसके पास स्किल होती है बॉक्सिंग की, क्लाउड जंप की और लेग फायरिंग की भी। ये देखने के बाद चैन हैरान होता है कि उसके सामने एक विंडो आ चुकी है एंड वो बोलते हैं कि शायद मेरे पास एक चीट सिस्टम है जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं ग्रो हो सकता हूँ। और वहाँ पर वो अपने उन स्किल्स को देखने के बाद अपने हाथ को देखता है और एक फ्लैशबैक में जाता है
जहाँ पर हम लोग छोटे चैन को देखते हैं और उसके साथ में उसका फादर भी होता है। चैन का फादर बोलता है कि तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अपनी जो फाउंडेशन है उसे बिल्ड करना पड़ेगा। अगर तुम अच्छे से फाउंडेशन ग्रो नहीं करते हो तो जो भी तुमने सीखा है वो किसी काम नहीं आएगा। अगर तुम अपनी जो फोर्स है उसको बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने एब्डोमेन पे कंट्रोल करना पड़ेगा और उसे टाइट करते हुए अपनी फिंगर्स के साथ हमला करना पड़ेगा। चैन बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, क्या मैं थोड़ी देर आराम कर सकता हूँ। चैन का फादर बोलता है कि जो कमज़ोर लोग होते हैं और जो डरे हुए इंसान होते हैं वो आधे रास्ते में रोकते हैं, क्या तुम रुकना चाहते हो। तभी जो चैन होता है वो बोलता है कि मैं डरपोक नहीं हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल भी रुकूंगा। और हम लोग देखते हैं इसकी ट्रेनिंग ऐसे चलती रहती है और वो बहुत ज़्यादा दौड़ता भी है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी करता है, जिसको देखकर चैन का फादर बोलता है कि तुम और कर सकते हो। तभी उसके पैर में कुछ चोट लगती है और चैन वहीं पर गिर जाता है एंड वो बुरी तरह खाफ रहता है। तभी चैन का फादर उसके पास आता है एंड वो बोलता है कि जल्दी से खड़े हो जाओ, कोई भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं आएगा, तुम्हें खुद ही बड़ा होना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो चैन का फादर होता है वो अपने पास एक बस्सा चैन को देता है एंड वो बोलता है कि ये मेरी जितनी भी सेविंग्स थी वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अब मैं एक बहुत बड़ी वाली ट्रिप पे जाने वाला हूँ, जिसके बाद से तुम्हें अपना खुद का ध्यान खुद रखना पड़ेगा और तुम अपनी प्रैक्टिस को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते मार्शल आर्ट की। तुम्हें ऐसी प्रैक्टिस करना पड़ेगा और तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ताकि तुम बाहर जाके दुनिया को देख पाओ और उसे जी पाओ कि कैसे ये बाहर की दुनिया है। साथ में अगर तुम मुझे चुनना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें ग्रैंड मास्टर बनना पड़ेगा और जब तक तुम ग्रैंड मास्टर बनोगे मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा। और ये कहने के बाद चैन का फादर वहाँ से चला जाता है। चैन अपनी और अपने फादर की फ़ोटो देखने के बाद अपने मन में बोलता है कि 10 साल बीत चुके हैं, मैं अपने बाप को नहीं मिल पाया। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इग्वाना ने अच्छे से अपने खाने को खा लिया होता है। उसे देखने के बाद चैन अपने मन में बोलता है कि सच में ये छोटा सा मॉन्स्टर काफ़ी अच्छे से इसे खा पा रहा है। तभी वो कुछ नोटिस करता है कि कैसे जो उसका इग्वाना होता है वो ग्रो होने लग जाता है, उसके थोड़े सींग आने लग जाते हैं और उसकी जो टेल होती है वो बड़ी हो जाती है। ये देखने के बाद चैन बोलता है कि क्या मैं कोई वहम कर रहा हूँ कि ये सच में ग्रो हो रहा है। तभी इसका सिस्टम विंडो होता है वो बताता है कि कैसे इग्वाना अपग्रेड हुआ है। ये देखने के बाद चैन बोलता है कि इसके जो 15 पॉइंट थे वो बढ़ चुके हैं एक खाना खाने के बाद। तभी वह इन्हों को देखता है जहाँ पर वो देखता है कि साथ में उसकी बॉडी भी बिल्ड हो चुकी है, मतलब स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। एंड वो बोलता है कि जो पॉइंट इग्वाना को मिले हैं उसके कारण वो बड़ा हो रहा है, साथ में मैं भी ग्रो हो पा रहा हूँ। एंड वो बोलता है कि अगर मैं इसको और भी ज़्यादा ग्रो करता तो मुझे और भी ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे और अगर ऐसे ही मैं इसे ग्रो करता रहा तो जो मैंने सपना देखा था जिसमें मैं बहुत ज़्यादा ही बड़ा मॉन्स्टर बन चुका था, क्या वो सपना पूरा हो जाएगा। एंड वो बोलता है कि शायद मैं अब रियल का ग्रैंड मास्टर बन सकता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं चैन को जो मीट शॉप में आया होता है और वो बहुत तरीके के मीट्स ले लेता है। ये सारी शॉपिंग करने के बाद वो उसे अपनी कार में डाल देता है एंड वो बोलता है कि इतना सारा काफ़ी होगा उसे इन्वॉल्व करने के लिए। एंड फिर वो अपनी कार को लेके अपने घर पे आ जाता है जहाँ पर वो मीट की बहुत सारी डिशेस बनाता है। एंड उसे देखने के बाद जो इग्वाना होता है वो भी खुश सा दिखता है। फिर जो चैन बोलता है कि जल्दी से खा लो और मुझे जल्द से जल्द मार्शल आर्ट का मास्टर बना दो। इग्वाना बड़े आसानी से उन सभी को खा लेता है एंड हम लोग देखते हैं कि जिसके कारण जो चैन होता है वो भी ग्रो कर रहा होता है। चैन बोलता है कि अगली बार मैं और भी मीट लाऊंगा जिससे तुम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो इग्वाना होता है वो रेस्ट कर रहा होता है। दूसरी तरफ हमारा मेन हीरो यानी कि चैन ट्रेनिंग कर रहा होता है, जैसे कि उसके फादर ने बताई थी। वो पंचिंग बैग को बहुत ज़्यादा अच्छे से पंच कर रहा होता है और थोड़े बहुत हार्ड वर्क करने की वजह से उसका जो एक्सपीरियंस होता है बॉक्सिंग में वो इंक्रीज होता है 5 से। एंड वो ये सब कुछ देखने के बाद चैन बोलता है कि थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करने से भी मेरी जो प्रोग्रेशन है इन्वॉल्व करने की वो भी अच्छे से हो पा रही है। फिर 2 दिन के बाद हम लोग देखते हैं कि चैन अभी भी ट्रेनिंग कर रहा होता है। चैन अपने मन में बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं हार्डवर्क करता हूँ मैं और भी ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा हूँ, ये तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। फिर वो अपनी किक से उस पंचिंग बैग को तोड़ देता है और हमें दिखाया जाता है कि जो चैन की बॉक्सिंग टेक्निक्स होती है वो इंटीमेट लेवल पे पहुंच चुकी है और जो इवोल्यूशन पॉइंट होते हैं वो 195 पे पहुंच चुके हैं और उसे सिर्फ 5 पॉइंट और चाहिए होता है इवॉल्व होने के लिए। चैन बोलता है कि सच में ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए मैं काफ़ी अच्छे से ग्रो कर पा रहा हूँ और जल्दी मैं मिंग रीलम के पीक पे पहुँच जाऊँगा। फिर हमें बताया जाता है कि चैन के जो फादर थे उन्होंने बताया था कि मार्शल आर्ट रीलम डिवाइड हुए हैं 3 चीज़ों के अंदर। पहला है मिंग, फिर होता है डार्क, फिर होता है ट्रांसफॉर्मेशन। फिर वो बताता है कि जो मिंग रीलम का पीक पे होता है वो बंदा आसानी से 10 लोगों से फाइट कर सकता है अकेले, और जो डार्क रीलम का बंदा होता है वो आसानी से 100 बंदों से एक साथ भिड़ सकता है।
और वो एक हिडन फैमिलीज में रहते हैं। और जो ट्रांसफॉर्मेशन रिलम का बंदा होता है वो आसानी से 1000 लोगों से भिड़ सकता है। और ऐसे ग्रैंड मास्टर हमारी हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे थे, बट जो मॉडर्न टाइम है उसमें ऐसे बहुत से कम है। एंड वो बोलता है जो ट्रांसफॉर्मेशन रिलम होता है उसके पास ऐसी बॉडी होती है जो उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता है, और वो खाली एशियन टेक्स्ट में लिखा हुआ है। ये बात सुनने के बाद चैन को क्यूरियोसिटी होती है एंड वो बोलता है कि फादर आप कौन से रिलम में थे। तभी जो चैन का फादर होता है वो बोलता है कि मैं डार्क रिलम के अंदर था। फिर जो चैन होता है वो क्यूरियोसिटी के साथ अपने फादर से बोलता है कि फिर उसके बाद क्या हुआ। इसका मतलब डैड आप तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और आप एक लेजेंडरी फैमिली का हिस्सा हो गए। लेजेंडरी फैमिली का नाम सुनने के बाद चैन का फादर भी हैरान होता है एंड वो बोलता है कि नहीं, मैं सिर्फ लुथियान से हूँ। फिर हम लोग प्रेजेंट टाइम को देखते हैं। चैन अपने इग्वाना को देखने के बाद बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हो, और सच में जो इग्वाना होता है वो शायद बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। चैन बोलता है कि सिर्फ एक बार तुम्हें मैं खाना खिलाऊंगा और तुम इवॉल्व हो जाओगे, मुझे डिसअपॉइंट बिल्कुल भी मत करना। फिर जैसे ही वो खाना खाना स्टार्ट करता है इग्वाना, एक्सपीरियंस पॉइंट बढ़ रहे होते हैं और वो एवोल्यूशन पॉइंट बढ़ रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा करीब पहुंच रहा होता है अपनी एवोल्यूशन के, सिर्फ एक पॉइंट बाकी होता है। चैन अपने मन में बोलता है कि सच में तुम तो रेडी हो इवॉल्व होने के लिए, जल्दी से चेंज हो जाओ मेरे छोटे बड़ी और तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओ। और थोड़ी देर के अंदर इवोल्यूशन पॉइंट 200 में पहुंच जाते हैं। सिस्टम बताता है कि जो आपका क्लोन सी इग्वाना है वो अपनी जो इवोल्यूशन रिक्वायरमेंट थी उसके पास पहुंच चुका है, जिसके कारण जो उसकी इवोल्यूशन वो स्टार्ट हो चुकी है। और हम लोग देखते हैं कि जो इग्वाना की बॉडी होती है वहाँ पे भी ग्रो होने लग जाते हैं, जिसके कारण जो उसका हाथ होता है उसमें दर्द होने लग जाता है। और यही सेम दर्द चैन को भी हो रहा होता है। चैन और इग्वाना एक साथ दर्द में चिल्ला रहे होते हैं और हम लोग देखते हैं कि दोनों ही ग्रो होने लग जाते हैं। इग्वाना और भी ज़्यादा ताकतवर और बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो जाता है, जिसकी वजह से वो कमरे में इधर उधर भाग रहा होता है और बहुत सारी चीज़ों को वो गिर भी देता है। दूसरी तरफ चैन जिन पे लेटा होता है एंड वो बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं था इवोल्यूशन के अंदर इतना ज़्यादा दर्द होगा। फिर वो इग्वाना को देखता है एंड वो बोलता है कि सच में तुम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो इवॉल्व होने के बाद। फिर वो अपने पंचिंग बैग के ऊपर इग्वाना की पूंछ से हमला करवाता है और एक ही मूव के साथ उस पंचिंग बैग की वो बुरी हालत कर देता है। चैन बोलता है कि इग्वाना तुम तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर रखते हो। फिर उसके सामने सिस्टम आती है जहाँ पर उसके सारे स्टैट्स होते हैं। उसे देखने के बाद चैन बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था जब मेरा क्लोन इन्वॉल्व होगा उसके साथ साथ मेरी जो मेन बॉडी फिजिक्स है वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और मेरे एट्रीब्यूट्स हैं वो भी डबल हो जाएंगे। सच में ये तो कमाल का है। अगर ऐसे ही मैं करता रहा जो मेरी करंट स्ट्रेंथ है जो भी वीक है, बट आने वाले टाइम के अंदर मैं उसे डबल और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाऊंगा और बहुत ज़्यादा ही ताकतवर हो पाऊंगा। और ऐसे चलता रहा तो मैं एक दिन बहुत ज़्यादा ही खतरनाक भी बन जाऊंगा। फिर जो चैन होता है वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है कि अगर मैं ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट के स्टैंडर्ड के साथ जज करूं तो अभी के टाइम पर मैं डार्क रियलम में पहुंच चुका हूं और ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी एक्सटर्नल एनर्जी को भी रिलीज कर पा रहा हूं। एंड वो अपने मन में बोलता है कि तो इसका मतलब क्या मैं एक ऑफिशियल मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बन चुका हूँ। एंड वो बोलता है कि अगर मैं ऐसे ट्रेनिंग करता रहा तो मैं 100 स्किल पॉइंट आसानी से ले सकता हूँ दिन के, ये मेरी लिमिट है। बट इसी के साथ साथ मैं अपनी इग्वाना को भी ग्रो कर पा रहा हूँ। एंड फिर वो इग्वाना की तरफ देखता है। इग्वाना को देखते हुए वो अपने मन में बोलता है कि जैसे मैं अपनी बॉडी के अंदर से एनर्जी रिलीज़ कर पा रहा हूँ वैसे ही ये सी इग्वाना भी अपनी पावर रिलीज़ कर पा रहा है। एंड वो बोलता है कि सच में जो मेरी एक्सटर्नल एनर्जी रिलीज़ हो रही है वैसे ही मेरा इग्वाना भी कर रहा है, इसका मतलब हम एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। तभी उसके कोई गेट को बजाता है। उसको देखने के बाद चैन वहाँ पर जाता है जहाँ पर एक बड़े शरीर का बॉडी बिल्डर उसके गेट को बजा रहा होता है। तो जैसे चैन गेट को खोलता है एंड वो बोलता है कि क्या हुआ, तभी जो बॉडी बिल्डर होता है वो महसूस करता है कि चैन का जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उसे देखने के बाद वो अपने मन में बोलता है क्या इस लड़के के साथ क्या तकलीफ है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये मुझे सेकंडों के अंदर क्रश कर देगा अगर मैंने कुछ भी गलत बोला तो। एंड वो बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे, बस मैं चेक करने के लिए आया था कि तुम्हारे घर में कोई रेनोवेशन हो रही है क्या। तभी चैन बोलता है कि नहीं हमारे घर में कोई रेनोवेशन तो नहीं हो रही है, बट मैं यहाँ पर सिर्फ ट्रेनिंग कर रहा था, मुझे पता नहीं चला कि मैं इतनी ज़्यादा आवाज़ कर रहा हूँ। तभी ये बात सुनने के बाद वो बॉडी बिल्डर अपने मन में बोलता है कि आखिर कैसी ट्रेनिंग कर रहा था जिसकी वजह से ऐसा फील हो रहा था कि जैसे यार थुकी आ गया हो। तभी वो उसके घर के अंदर देखता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सामान गिरा हुआ होता है। उसे देखने के बाद वो बॉडी बिल्डर और भी ज़्यादा डर जाता है। एंड वो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम अपनी ट्रेनिंग कर सकते हो, बट जो ट्रेनिंग मेथड उसे थोड़ा चेंज कर लो ताकि थोड़ा शोर शराबा कम हो। तभी
ये कहने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। चैन बोलता है कि चिंता मत करो, मैं अपनी ट्रेनिंग मेथड को जरूर चेंज करूंगा। ये सुनने के बाद बॉडी बिल्डर बोलता है अरे अरे आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोग देखते हैं कि चैन और इग्वाना उस लिफ्ट को देख रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैन अपने कमरे को देखता है एंड वो बोलता है कि जो सी इग्वाना है उसका जो क्लोन है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है और वो अब कमरे के अंदर तो नहीं रह पाएगा। अब मुझे शायद उसे समुद्र में छोड़ देना चाहिए। फिर वो अपनी कार में बैठता हुआ समुद्र के पास पहुंच जाता है इग्वाना के साथ। फिर वो इग्वाना कंट्रोल करते हुए पानी में डाइव मरवा देता है एंड वो बोलता है कि जब मैं अपनी एनर्जी सेंस को स्टार्ट करता हूँ तो मैं आसपास के 10 मीटर के रेंज के अंदर एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ। फिर वो एक फिश को देखता है। उस फिश को देखने के बाद वो बोलता है कि इस फिश की तो 5 आंखें हैं, ये अच्छा होगा मेरे टारगेट के लिए, तो मैं पहला टारगेट इसे बनाता हूँ। और फिर वो इग्वाना का इस्तेमाल करते हुए उस मछली को पकड़ने की कोशिश करता है, बट हम लोग देखते हैं कि मछली उसके अटैक से बच जाती है। फिर उसके बाद दोबारा इग्वाना उस मछली के ऊपर हमला करता है और मछली को बड़ी आसानी से पकड़ लेता है और उसको खाने की वजह से उसे पॉइंट मिलते हैं। बट उसे अब की बार 10 इवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं क्योंकि उसने म्यूटेंट फिश को खाया है और जिससे जो उसकी फिजिक्स होती है वो 1% बढ़ जाती है। वो बोलता है कि अगर हम नॉर्मल फूड को खाते हैं तो हमें 1 इवोल्यूशन पॉइंट मिलता है हर एक मील का, बट अगर हम म्यूटेंट को खाते हैं तो 10 पॉइंट मिलते हैं। और इस पानी के अंदर तो बहुत सारे म्यूटेंट फिश और बहुत सारे क्रीचर्स भी हैं। सच में मेरी तो चांदी हो गई, अब ये एक वर्ल्ड एक अच्छी जगह बन सकता है। और ऐसे करके वो और मछलियों को हंट करने लग जाता है। फिर सिस्टम बताता है कि आपको 100 इवोल्यूशन पॉइंट मिल चुके हैं जो आपकी डेली लिमिट के हैं, अब आप और ज़्यादा उसे गेन नहीं कर सकते। फिर समुद्र को देखते हुए चैन बोलता है कि हम समुद्र को समझते हैं कि वो ब्लैक होगा, बट जबकि मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा शांत और बहुत ज़्यादा सुंदर है। सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा ही कलरफुल और वेरिएंट है। फिर वो बताता है कि जो इग्वाना होती है वो एम्फीबियन होती है, यानी कि वो ज़मीन पे भी रह सकती है और पानी के अंदर भी, बट इसके कुछ लंग्स नहीं है, तो मुझे टाइम टाइम के अंदर हवा लेने के लिए ज़मीन पे जाना पड़ेगा ताकि मैं सर्वाइव कर पाऊँ। फिर वो एक गुफा की तरफ जाता है। जैसे ही उस गुफा के अंदर जाता है वहाँ पर रेस्ट करने के लिए अच्छा स्पॉट होता है। उसे देखने के बाद वो बोलता है कि आज के दिन ही मैं इस क्लोन को यहाँ पर रेस्ट करने के लिए छोड़ देता हूँ। फिर वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है एंड वो बोलता है कि चलो अब मुझे घर की तरफ जाना चाहिए। जैसे ही वो रास्ते से जा रहा होता है तभी वो कुछ महसूस करता है एंड वो बोलता है कि क्या इस प्लेस के अंदर कोई रहता है। और हम लोग देखते हैं कि उसकी गेट से आवाज़ आ रही होती है कि बचाओ, और ये एक लड़की की आवाज़ होती है। चैन ये आवाज़ सुनने के बाद रुक जाता है एंड वो बोलता है कि मैंने अपनी स्किल्स को मास्टर कर लिया है जिसके कारण अभी के टाइम में छोटी छोटी चीज़ों को महसूस कर सकता हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग उसी घर के अंदर से बोल रहे होते क्या वो घर यहाँ चली गई है। तभी वो बोलते हैं कि हाँ वो चली गई है। एंड फिर वो बोलता है चलो अच्छा है वो चला गया। और हम लोग देखते हैं कि वे 3 लोग मिलकर एक लड़की को किडनैप करके रखे हुए होते हैं। एंड फिर उनमें से एक किडनैपर जो कि बिन बालों का होता है वो अपने साथी को मारते हुए बोलता है आखिर तुम इतने ज़्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हो, इसका ध्यान से रखो वरना जब मैं इसके कपड़े उतारूंगा और इसके साथ जब मजे लूँगा तो तुम्हें उसको चखने का मौका नहीं मिलेगा। तभी उसका साथी बोलता है बॉस मुझे माफ़ कर दो, बहुत ज़्यादा अंधेरा था, मुझे पता नहीं था कि ये अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ से भागने की कोशिश करेगी। तभी गंजा उसके पास आते हुए बोलता है कि शट अप और थोड़ा बहादुर बनो और आज की जो मज़ा है उसे ख़राब मत करो। तभी चैन वहाँ से गया नहीं होता है, वो अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए एनर्जी को सेंस करता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर कितने लोग हैं और क्या क्या कर रहे हैं। किडनैपर लोग अच्छे से पार्टी कर रहे होते हैं और लड़की बहुत ज़्यादा डरी होती है और वहाँ पर एक लड़का होता है जो अपने खाने को एंजॉय कर रहा होता है। तभी चैन उन सभी की एनर्जी को सेंस करने के बाद बोलता है कि ये किडनैपर है या फिर कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है। यहाँ पर 3 बंदे हैं और 2 के पास तो नाइफ भी है, मुझे जल्द से जल्द इनसे फाइट लेनी पड़ेगी 1 मिनट के अंदर, वो भी ताकि मैं होस्टेस को कोई भी नुकसान ना पहुंचा पाऊँ। और फिर वो अपनी एनर्जी को रेडी करता हुआ गेट का तोड़ता हुआ अंदर घुस जाता है और जैसे ही वो अंदर घुसता है हर तरफ धुआं धुआं होता है। धुएं का फ़ायदा उठाते हुए चैन एक बंदे को किक मारता है। किक खाने के बाद वो बंदा सीधा जाकर दीवार को लगता है। तभी जो गंजे वाला बंदा होता है वो अपनी नाइफ को निकालते हुए चैन के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है। चैन उसके अटैक को सबसे पहले डॉज करता है, फिर वो अपने एल्बो का इस्तेमाल करते हुए उसके लंग्स के ऊपर हमला करता है। लंग्स पे लगने के बाद जो उसकी रिप्स होती है वो टूट जाती है और वो दूर जा गिरता है। तभी जैसे ही
गंजे वाला बंदा गिरने वाला होता है, उसका साथी उसे रोक लेता है एंड वो बोलता है बॉस अब आराम करो, इसको मैं संभालता हूँ। एंड वो बोलता है कि मेरी जो टेक्निक है वो है यू वेंग फिस्ट और मेरा नाम नेंग फू है, अब तुम्हारी बारी। फिर चैन बोलता है कि मेरे पास है लू तियान की 8 एक्समिटीज बॉक्सिंग और मेरा नाम चैनगू है। हम लोग देखते हैं कि जो चैन का ओपोनेंट होता है वो लू फिस्ट का इस्तेमाल कर रहा होता है। चैन उसके अटैक को समझ लेता है एंड उसकी कलाई को पकड़ते हुए उसके अटैक को डोज कर लेता है। तभी जो उसका ओपोनेंट होता है वो इस बात का फायदा उठाते हुए चैन की लेग के ऊपर हमला करता है और चैन को डिसबैलेंस करते हुए उसके मुंह पे एक पंच मारता है। चैन भी ये सब कुछ देखने के बाद अपने मन में बोलता है कि सच में ये बंदा तो एक्सपर्ट है। फिर वो अपने बैलेंस को मनाता हुआ दोबारा उस ओपोनेंट के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है और वो अपनी आयरन माउंटेन स्लैम का इस्तेमाल करता है। जैसे वो उसका इस्तेमाल करता है उसका ओपोनेंट दूर जाके गिरता है। गिरे हुए उसका ओपोनेंट हंस रहा होता है एंड वो बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर वो खड़ा होते हुए बोलता है कि मुझे मालूम नहीं था कि जैसे मैं माउंटेन के नीचे आऊँगा तो मैं एक रियल डिसाइबल से मिल पाऊंगा जो लू तियान 8 एक्समिटीज को जानता होगा। सच में जो आयरन माउंटेन स्लैम है, जितना मैंने इसके बारे में सुना था, सच में ये इतना ही शानदार है। तभी चैन बोलता है कि बट मुझे तो शर्म आ रही है तुमसे फाइट करते हुए। तभी उसका ओपोनेंट बोलता है कि आखिर तुम्हें शर्म क्यों आ रही है। तभी चैन बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम जैसा ठग एक डिसाइबल होगा यू वेंग फिस्ट का। मुझे तो बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है कि कैसे कैसे लोगों को वो अपना डिसाइबल बना रहे हैं। सच में तुम तो बहुत ज़्यादा गलत रास्ते पे चल रहे हो। ये सुनने के बाद उसका ओपोनेंट हंसने लग जाता है एंड वो बोलता है कि तुम काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो बट तुम अभी भी स्टूडेंट हो, तुम्हें अच्छे से नहीं पता है कि वर्ल्ड कैसा है। अगर तुम मेरी जगह पर होते इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते तुम्हें पता चलता है कि ये वर्ल्ड कैसे काम करता है। एंड वो बोलता है कि तुम अब जीत रहे, इसका मतलब ये नहीं है तुम कुछ भी बोल सकते हो। और वो सीधा अटैक करने के लिए बढ़ता है चैन के ऊपर। उसका मेन टारगेट उसकी आंखें होती है। चैन इस बात को समझ जाता है एंड वो अपनी किक के साथ उसे इनकाउंटर करता है, जिसकी वजह से जो उसका ओपोनेंट होता है वो जमीन पे जाके गिरता है और यहाँ पर चैन इस फाइट को जीत जाता है। एंड वो अपने मन में सोचता है कि सच में मार्शल आर्टिस्ट तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। ये बैटल भी बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, अगर मैं अपना ध्यान नहीं रखता तो शायद ये मुझे मार भी सकता था। मुझे ऐसे अगर दर्जनों बंदों से लड़ना पड़ गया तो मैं हार सकता हूँ, तो मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। साथ में जो मेरी स्ट्रेंथ है वो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, मुझे इसे कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा वरना आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। एंड वो बोलता है कि मुझे आगे जाके अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको मास्टर करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो कि चैन को बोल रही होती है। चैन उस लड़की को खोल देता है। इस लड़की का नाम लिंग होता है। चैन बोलता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तभी जो लिंग होती है वो बोलती है कि थैंक यू सो मच, तुमने मेरी जान बचा ली। तभी चैन बोलता है कि अपने आंसुओं को पूछ लो और जल्दी से पुलिस को यहाँ पर बुला लो ताकि वो तुम्हें बचा सके। साथ में मैं तुमसे एक मदद भी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम पुलिस को ये ना बताओ कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। अगर वो तुमसे मेरे बारे में कुछ भी पूछे तो तुम बता देना कि तुमने मेरी शक्ल को अच्छे से नहीं देखा है और मैं कौन हूँ ये तुम्हें नहीं पता। चैन की ये बात सुनने के बाद लिंग बोलते ठीक है मैं ऐसा ही करूँगी। 10 मिनट बाद हम लोग देखते हैं कि पुलिस वाले वहीं पर आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि जो भी अंदर वो जल्दी सरेंडर कर दो। तभी पुलिस वाले भी हैरान होते हैं क्योंकि सारे जितने भी थक थे वे सारे ज़मीन पे लेटे होते हैं और वहाँ पर सिर्फ लिंग होती है। फिर हम लोग गुआन को देखते हैं जो पुलिस सेक्रेटरी से होती है। वो बोलती है कि डेप्यूटी चीफ जैसे आपने इन्फॉर्मेशन मुझे निकालने के लिए बोला था वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं लेके आ चुकी हूँ। ये डेप्यूटी चीफ का ऑफिस होता है। वो लड़की बोलती है कि जो वो गेट टूटा हुआ था वो बहुत ज़्यादा मजबूत था, उसको तोड़ने के लिए एक भारी कुल्हाड़ी चाहिए। अगर उस बंदे ने अपने पैर के साथ उसे तोड़ा है इसका मतलब उसने करीब 1000 किलोग्राम की जो स्ट्रेंथ है उसने लगाई होगी, जो कि बहुत ज़्यादा ही हो जाती है एक नॉर्मल बंदे के लिए। एंड साथ में जितने भी वहाँ पर जो थक थे उनमें से 2 लोग मारे जा चुके हैं और सिर्फ एक ही बचा हुआ है और वो भी सीरियस सिचुएशन के अंदर है। इसका मतलब वो बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और जैसा कि लिन ने बताया था वो बॉक्सिंग का इस्तेमाल कर रहा था। ये सारी बातें सुनने के बाद डेप्यूटी चीफ होता है वो बोलता है कि जो बॉक्सिंग एक्सपर्ट होता है वो भी 800 ग्राम ही अपनी पावर का इस्तेमाल कर पाता है मशीन के अंदर और इस बंदे ने रियल लाइफ में 1000 का इस्तेमाल कर लिया। सच में ये बंदा तो एक लिमिट से भी आगे जा चुका है। ये बात सुनने के बाद गुआन बोलते हैं कि हाँ सच में जो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी इस बंदे की वो अनह्यूमन होगी। साथ में वो बोलते हैं कि और भी बहुत ज़्यादा ही अजीब चीज़ें आसपास हो रही है। तभी जो डेप्यूटी चीफ होता है वो अपनी चेयर से उठता है एंड वो बोलता है कि हाँ मुझे भी जो ये स्टॉर्म है वो अजीब लग रहा है। दूसरी तरफ हम लोग एक गाड़ी को देखते हैं जो कि एक बोट के पास आती है। बोट में से उतरे हुए 3 बंदे होते हैं। उनमें से जो चेला नंबर 1 होता है वो बोलता है कि बॉस हमने सिर्फ कुछ ही मिलियंस पैसे कमाए हैं और आप ऑलरेडी इन पैसों को स्पेंड करने लगे लड़कियों के ऊपर। ये चीज़ पैसे की बर्बादी नहीं होगी।
दूसरा जो चेला होता है वो बोलता है कि हाँ बॉस, और आप एक शिप लेने की बात कर रहे हो, उसको में तो हमारे 2 मिलियन से भी ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। बॉस बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, और जो ये वुमेन मैंने मंगवाई है ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगी और इससे हम बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। ये बात सुनने के बाद जो उसके चेले लोग होते हैं वो बोलते क्या बॉस सच में? तभी जो बॉस होता है वो बोलता है कि हाँ, अगर तुमने अच्छे से अपना काम करा होगा तो हम बहुत ज़्यादा ही बिजनेस वाला काम कर सकते हैं। तभी जो चेला नंबर 1 होता है वो बोलता है कि बॉस आप चिंता मत करो, मैंने ऑलरेडी जैसे आपने बोला था एक शिपिंग कंपनी स्टार्ट कर ली है, जहाँ पर हम एक कमाल की बिल्डिंग बनाने वाले हैं जहाँ पर लोग अपनी रिक्वेस्ट को रख सकते हैं। और जैसा आपने बोला था मैंने बहुत सारी सुंदर लड़कियों को वहाँ पर बुला लिया है, वो आपकी सेक्रेटरी होंगी, और कुछ लड़कियों को तो हम डेस्क पे बिठा लेंगे जैसे कि आपने मुझे बोला था। तभी ये बात सुनने के बाद बॉस बोलता है कि मैंने अपनी अवेकनिंग करी है जिसमें मुझे अंडर वाटर ब्रीथिंग मिली है। इस एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए मैं आसानी से समुद्र के अंदर जा सकता हूँ और खजाने को ढूंढ सकता हूँ, जिससे हमें कभी भी पैसे की चिंता नहीं होगी और हम जितना चाहे उतना पैसा उड़ा सकते हैं और उतने चाहे मजे कर सकते हैं। अगर तुम मेरा ऐसे फॉलो करते रहे तो तुम कभी भूखे नहीं मरोगे। तभी वो कुछ महसूस करते हैं। बॉस बोलता है कि आखिर यहाँ पर कौन है जो हमारी बातें सुन रहा है। फिर वो बंदा बाहर निकलता है जिसको बॉस जैंग चिल्ला रहा होता है, और ये और कोई नहीं चैन होता है। चैन बोलता है कि मैंने बहुत ज़्यादा ठरके हुए लोगों को देखा है बट तुम सबसे स्पेशल हो। ये बात सुनने के बाद बॉस जैंग बोलता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत आ चुकी है, तुम्हें समझाना पड़ेगा कि कैसे लोगों से बात करी जाती है। तभी जो चैन होता है वो अचानक हमला कर देता है बॉस जैंग के ऊपर। जैसे उस पर अटैक बढ़ता है बॉस जैंग अपना बैलेंस खो देता है। तभी चैन उसे एक लात मारता है। ये देखने के बाद जो उसके चमचे लोग होते हैं वो बोलते हैं इम्पॉसिबल, बॉस तो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगर थे और फास्टर भी थे और उसके पास तो सुपर पावर भी थी, बट ये बंदा पता नहीं कैसे उसे 1v1 में भी आसानी से हरा पा रहा है, जो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। तभी हम लोग देखते हैं कि जो चैन होता है वो उन दोनों बंदों को भी नॉकआउट कर देता है। फिर जो चैन होता है वो बॉस जैंग से बोलता है कि मेरी तरफ देखो। बॉस जैंग बोलते तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। फिर हमें पता चलता है कि जो चैन होता है वो अपनी माइंड कंट्रोल की पावर बॉस जैंग के ऊपर करता है, एंड वो अपने मन में बोलता है कि चलो एक बार टेस्ट करते हैं कि मैं अपनी माइंड कंट्रोल पावर को यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ या नहीं। वो बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या करते हो। तभी जो बॉस जैंग होता है वो खड़ा होता है और वो असल में चैंग के कंट्रोल में आ चुका है। वो बोलता है कि मेरा नाम चैंग है और मैं एक शिप को ओन करता हूँ और मैं लोगों के लिए स्मगल भी करता हूँ। कुछ ही दिनों पहले मुझे सुपर पावर मिली थी कि मैं पानी के अंदर भी सांस ले सकता हूँ। चैन अपने मन में बोलता है कि जो मेरा माइंड कंट्रोल है तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, मैं तो ऐसे लोगों को कंट्रोल कर पा रहा जैसे कि वो मेरे पपेट है। फिर जो बॉस जैंग होता है वो बताता है कि मैं डूबी हुई शिप को ढूंढता हूँ, उसके बदले मुझे बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं जो अमीर लोग मुझे मिशन देते हैं उनसे, और ये सारे काम करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा पेमेंट मिलती है ऐसे करके, और यही मेरा काम होता है। चैन का जो माइंड कंट्रोल होता है बॉस जैंग के ऊपर वो हट जाता है। एंड बॉस जैंग बोलता है कि मेरे हाथ को क्या हुआ, मेरा दर्द क्यों हो रहा है, बॉस आप बता सकते हो। तभी जो चैन होता है वो बोलता है कि तुमने खुद ही तोड़ा है। ये सब कुछ देखने के बाद चैन अपने मन में बोलता है कि मेरा माइंड कंट्रोल हट चुका है, फिर भी जो ये बंदा होता है इसकी जो जजमेंट होती है वो इफेक्ट पड़ी है और ये मेरे कंट्रोल में आ चुका है। फिर जो चैन होता है वो बोलता है कि तुम बोट के ऊपर रेस्ट कर लो, उसके बाद जब तक मैं तुम्हारे साथियों को उठा लेता हूँ। जैंग बोलता है कि जी बॉस मैं ऐसा ही करूँगा। जैंग अब अंडर कंट्रोल आ चुका है चैन के। चैन अपने मन में बोलता है कि अब मुझे अपनी जो लिजर्ड है उसको और भी ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा फूड चाहिए होगा, और अगर मैं इस बंदे को अपने अंडर कंट्रोल ले लेता हूँ, उसकी कंपनी को ले लेता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, इससे मैं अपनी जो लिजर्ड है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। फिर वो उन 2 बंदों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, चेले लोगों को, एंड वो आसानी से उन्हें कंट्रोल भी कर पाता है। एंड वो ये कंक्लूजन लगाता है कि जितने भी कमज़ोर दिमाग के लोग होते हैं वो आसानी से कंट्रोल में आ सकते हैं, और जो समझदार लोग होते हैं फिर जिनका मेंटल जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा ही होती है तो उन्हें कंट्रोल करने में थोड़ी मुश्किल होती है। फिर उसके बाद वे शिप पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक बंदा बोलता है कि बॉस जैंग, आखिर ये बंदा कौन है। तभी जो जैंग होता है वो बताता है कि मेरा बॉस, ये मेरा भी बॉस है तो तुम्हें इसे रिस्पेक्टफुली बात करनी पड़ेगी, और सभी लोग उसे ग्रीटिंग कर रहे होते हैं। फिर जो जैंग होता है वो बोलता है कि जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट रेडी करवाओ जहाँ पर मैं अपनी जितनी भी पैसा वैसा है और मेरी जितनी भी शिप है वो सारी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ मैं चैन को। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट चैन को दे देता है। चैन उसे देखने के बाद बोलता है कि तुमने काफ़ी अच्छा काम करा और हम कल ऑफिस में मिलते हैं, तब तक तुम आराम करो और रेस्ट करो।
और हॉस्पिटल चले जाओ। फिर जो जैंग होता है बोले ठीक है बॉस मैं ऐसा ही करूँगा। दूसरी तरफ फिर अगले दिन हम लोग देखते हैं कि चैन अपनी लेजर का इस्तेमाल करते हुए सी में हंटिंग कर रहा होता है ताकि वो भी ग्रो हो पाए। दूसरी तरफ वो जिम में प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो बोलता है कि मैं हमेशा अपनी इग्वाना पे डिपेंडेंट नहीं हो सकता, मुझे खुद भी ट्रेन होना पड़ेगा ताकि मैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाऊँ और अपनी स्ट्रेंथ को और भी ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाऊँ। और वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी कर रहा होता है। दूसरी तरफ इग्वाना का इस्तेमाल करते हुए वो अपने इवोल्यूशन पॉइंट को बढ़ा रहा होता है और साथ में जो वो कंपनी होती है जैंग की वो भी अपने नाम करवा लेता है। एंड वो बाहर निकलते हुए बोलता है कि ट्रांसफ़र काफ़ी अच्छे से हो चुका है और साथ में मैं कल से बाहर निकला हूँ घर से और मेरे पास और 90 इवोल्यूशन पॉइंट से ज़्यादा मेरे पास आ चुके हैं और मेरी बॉडी है वो भी 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा बढ़ चुकी है। साथ में मुझे अब थोड़ा और भी ज़्यादा सावधान होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर और भी लोग हैं जो मेरी तरह सुपर पावर को अवेकन कर चुके हैं इस वर्ल्ड के अंदर, इसलिए मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा और इस वर्ल्ड में जानना पड़ेगा कैसे ऐसे क्रिएचर्स है इस समुद्र के नीचे, उनको अच्छे से खोजना पड़ेगा और ज़्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम लोग चेलो को देखते हैं, वो हंटिंग कर रहे होते हैं फिश की एंड वो बोलते हैं कि आजकल फिश बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। तो उसका साथी बोलता है कि हाँ यार फिश तो कम हो चुकी है, अब क्या करें, यहाँ पर आसपास शार्क भी तो है इतनी ज़्यादा। और पानी के अंदर हम लोग देखते हैं कि शार्क आपस में लड़ रहे होते हैं, तभी वहाँ पर इग्वाना भी आ जाती है और इग्वाना के ऊपर शार्क हमला करती है। बट हम लोग देखते हैं इग्वाना सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो आसानी से शार्क को ही अच्छे से खा लेती है जिसकी वजह से उस एवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं 10 और उसके बाद जो सिस्टम होता है वो चैन को बताता है कि जो आपका क्लोन है वो आपकी इवोल्यूशन रिक्वायरमेंट थी उसके पास आ चुका है, क्या आप उसे इवॉल्व करना चाहते हो। तभी ये सब कुछ देखने के बाद चैन बोलता है क्या अब मेरे पास चॉइस है कि मैं सब इवॉल्व करना चाहता हूँ या नहीं। फिर वो कंफर्म कर देता है और हम लोग देखते हैं कि इग्वाना और चैन दोनों को एक साथ दर्द होने लग जाता है इवोल्यूशन की वजह से, जिसकी वजह से जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो 30 पे पहुँच जाता है और उसके साथ साथ उसे एक एबिलिटी मिलती है वाटर एफिनिटी की। चैन बोलता है कि ब्रेक थ्रू करने की वजह से मैं 13 टाइम्स एक नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ साथ में, और मैं अब एक डार्क रियलम का बंदा बन चुका हूँ मार्शल आर्ट के हिसाब से। एंड वो अपने में बोलता है पहले मेरी कॉन्स्टिट्यूशन डबल हुई थी बट अब के टाइम ये थोड़ी कम हुई है, शायद मैं पहले बहुत ज़्यादा कमज़ोर था इसलिए सिस्टम मुझे बहुत ज़्यादा ताकतवर बना दिया एकदम। साथ में मुझे एक एबिलिटी मिली है वाटर एफिनिटी, आखिर ये किस काम आती है। फिर जो ये वाटर एफिनिटी होती है हमें बताया जाता है कि इसका इस्तेमाल करते हुए अब जो इग्वाना है वो जो पानी है उसके अंदर भी सांस ले सकता है और जो इग्वाना का साइज़ होता है वो 4 टाइम से भी ज़्यादा बढ़ चुका है और उसका वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। साथ में जो उसके क्लो हैं वो भी बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं और अब वो आसानी से बहुत सी चीज़ों को भी काट सकता है। साथ में जो उसकी तैरने की स्पीड होती है 70 किलोमीटर पर आवर हो चुकी है जो कि एक बड़ी शिप से भी ज़्यादा है और ये सब कुछ उस वाटर एफिनिटी स्किल की वजह से हुआ है। फिर जो चैन है उसके पास एक फ़ोन आता है और ये जैंग की कंपनी ने करा होता है। वो बोलते हैं कि बॉस आपने जो काम बोला था वो हम कर रहे हैं अच्छे से। चैन बोलता है फिर तो क्या तुम्हें कोई ऐसा बंदा आया जो हमें काम दे रहा हो कि ट्रेजर ढूंढने का। तो उसका बंदा बोलता है नहीं बॉस ऐसा कुछ नहीं आया है। चैन ऐसा बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो हम खुद अपनी रिसर्च करने वाले हैं और खजाने को ढूंढेंगे। तभी फ़ोन वाला बंदा बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो हमने कुछ शिप्स को पता लगाया है जहाँ पे ये शिप्स पाई जा सकते हैं, लोकेशन हमने पता लगा ली है। चैन बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उसको आसानी से कर लूँगा, मेरे पास कुछ प्लान्स हैं। फिर वो फ़ोन को काट देता है। फिर वो बताता है कि जो कंट्री जी और जो कंट्री आर है वो आपस में मिलकर काफ़ी ज़्यादा ट्रेजर निकाल चुके हैं समुद्र के अंदर से, बट अभी भी बहुत ज़्यादा ही प्राइसलेस सामान और ट्रेजर जो बोलते हैं वो समुद्र के अंदर है, वो मुझे पता लगाना पड़ेगा। अब मैं पानी के अंदर भी सांस ले सकता हूँ मेरी इवोल्यूशन की वजह से। साथ में जो परसेप्शन है वो 20 किलोमीटर से भी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो 20 किलोमीटर में जो भी चीज़ें हैं मैं अच्छे से ऑब्जर्व कर सकता हूँ। तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट की बात है। अब मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, चलो अपनी लाइफ को थोड़ा इन्जॉय करते हैं। वैसे भी 11 बज चुके हैं, चलो मैं कुछ अपने लिए अच्छा सा खाना ले लेता हूँ जिससे मैं अपने को ट्रीट कर पाऊँ। फिर हम लोग प्रेसिडेंट स्ट्रीट के अंदर एक लड़की को देखते हैं जो कि बेहोशी की हालत में होती है। चैन को देखते हैं जो प्रेसिडेंट स्ट्रीट में आया होता है, वो बोलता है कि यहाँ का जो खाना है वो 3000 रुपये का है और मेरे पास सिर्फ 20,000 रुपये हैं शेविंग्स की, बट मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जल्दी बोस जैंग की जो कंपनी है वो अपने नाम करवाने वाला हूँ। तो आज मैं फील कर सकता हूँ कि एक अमीर आदमी कैसा होता है। तभी वो एक तरफ देखता है जहाँ पर कुछ लोग मिलकर एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। ये देखने के बाद चैन को गुस्सा आ जाता है एंड वो बोलता है कि क्या तुम मेरे हाथों से पिटना चाहते हो, आखिर तुम उस लड़की के साथ क्या कर रहे हो। एंड वो अपने मन में बोलता है कि जो मेरी मार्शल आर्ट जब से अवेकनिंग हुई है, मेरी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब मैं बिना किसी से डरे हुए किसी की भी मदद करने के लिए आगे बढ़ सकता हूँ क्योंकि मेरे पास वो पावर है। ये बात सुनने के बाद वे गुंडे लोग बोलते हैं कि ए बच्चे तू ये क्या कह रहा है, लगता है ये हीरो बनना चाहता है, चलो इसको सबक सिखाते हैं।
तभी जो चैन होता है वो अपना ओरा रिलीज करने लग जाता है और ऐसा लगता है कि उसके पीछे बहुत बड़े वाला बीस्ट है, और जो चैन होता है पूरी तरह से ओरा से गिर जाता है। इस ओरा को देखने के बाद गुंडे लोग बोलते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके पीछे बहुत बड़ा बीस्ट खड़ा हुआ है, इसका ओरा इतना खतरनाक क्यों है। तभी जो उसका साथी होता है वो बोलता है चलो यहाँ से भाग जाते हैं। तभी जो वो लड़की होती है जो शायद नशे के अंदर होती है वो बोलती है क्या हुआ, तुम अपने आप को तो मर्द कह रहे थे ना, तुम कैसे मर्द हो कि एकदम मुसीबत है तो तुम यहाँ से भागने की सोच रहे हो। ये बात सुनने के बाद चैन अपने मन में बोलता है कि ये लड़की पागल हो चुकी है, मैं इसको बचा रहा हूँ और ये मुझे फंसाने में लगी पड़ी है। तब ये बात सुनने के बाद जो गुंडे लोग होते हैं वो मतलब वो भी घबराने लग जाते हैं एंड वो अपने मन में बोलते हैं कि अगर ऐसी वुमेन हमें दोबारा कभी नहीं मिलने वाली तो यही मौका है इसको पाने का। तो जो उसका साथी होता है वो बोलता है कि अगर हम आज भाग गए तो ये हमें कमज़ोर समझेगी, तो हमें इससे फाइट तो करनी पड़ेगी, और वैसे भी सिर्फ ये एक लड़का है, अब हम इसको ख़त्म तो कर ही सकते हैं। और वे दोनों अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं चैन के ऊपर एंड वो सोचते हैं कि वो आसानी से चैन को पकड़ सकते हैं फिर उसे पीट सकते हैं। जैसे वो चैन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, जो चैन होता है वो अपनी फाइटिंग स्टाइल ले लेता है और वो एक ही लात के अंदर दोनों को उड़ा देता है बड़े आराम से। एंड वो अपने मन में बोलता है कि मैंने सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ का जो 10% वो इस्तेमाल करा, मेरी किक में अभी भी इतनी ज़्यादा दम है और मैं अच्छे से अपनी पावर को कंट्रोल कर पा रहा हूँ और सही तरीके से इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। एंड वो अपने मन में बोलता है कि अब की बार मैंने कोई भी गलती नहीं करी है, सच में ये दोनों पिटना डिजर्व करते पर मरना नहीं, तो इसलिए बढ़िया ये बच गए। एंड वे दोनों भागते हुए बोलते हैं सच में ये डीमन किस्म का आदमी है, इसके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ कह सकती है कि सिर्फ एक लात के साथ उसने हम दोनों को भगा दिया। एंड वो डरते यहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ जो वो लड़की होती है वो बोलती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। एंड जो चैन होता है वो उन्होंने बोलता है कि आखिर ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, मुझे इसका जो एक्शन रिएक्शन पसंद नहीं आ रहा, शायद इसने किसी प्रकार का नशा करा है। फिर वो पुलिस के पास फ़ोन मिलने लग जाता है एंड वो बोलता है कि मैंने यहाँ पर एक लड़की मिली है जो कि एक बार के बार बैठी हुई है और इसने थोड़ा बहुत नशा वशा कर लिया है और कुछ लोग इसे परेशान भी कर रहे थे, तो आप इसलिए इसे संभाल लो। ये बात सुनने के बाद वो लड़की बोलती है कि क्या तुम पुलिस को बुला रहे हो, क्या तुम्हें मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रही जो मेरे साथ हम ऐसा रूड बिहेवियर कर रहे हो, क्यों ना तुम मेरे घर पे चलो, मैं तुम्हें आज कुछ बढ़िया चीज़ें दिखा देती हूँ। एंड वो यहाँ पर क्या बढ़िया चीज़ें कर रही हो कमेंट सेक्शन में तुम बता सकते हो। फिर अगली मिनट हम देखते हैं कि भाई पुलिस वहाँ पर आ जाती है और वो उस लड़की को पकड़ के लेके जा रहे होते हैं। एंड जो वो लड़की होती है वो भी चैन को छेड़ रही होती है एंड वो बोलती है कि आखिर तुम कैसे लड़की हो यार, तुम में तो बिल्कुल भी फन नहीं है। चैन सब कुछ बता रहा होगा पुलिस वाले को, भाई देखो मुझे ऐसे ऐसे मिली थी, मैं तो खाना खाने के लिए आया था। एंड फिर पुलिस उसे ले जाती है एंड वो उनमें बोलता है कि चलो यहाँ से मैटर सॉल्व हो चुका है, एक बार मैं अपनी जाइंट लिजार्ड को भी पानी के अंदर थोड़ा बहुत घुमा लेता हूँ ताकि मुझे वो डूबी हुई शिप्स मिल जाए ताकि मैं और भी ज़्यादा अमीर हो पाऊँ। और अभी के टाइम पर जो भी इन्फॉर्मेशन उस बंदे ने दी थी जो कि बॉस जैंग की कंपनी के अंदर था, उसके हिसाब से शिप आसपास होना चाहिए, बट अभी के टाइम पर सिर्फ मैं 20 मीटर के अंदर ही रेंज के अंदर ढूंढ सकता हूँ, तो मुझे और भी ज़्यादा इम्प्रूव होना पड़ेगा। एंड फिर वो जैसे वो ढूंढ रहा हो तभी उसे कुछ खजाना मिल जाता है। एंड ये देखने के बाद जो चैन होता है वो बोलता है सच में मैं तो जैकपॉट मार लिया, क्योंकि इतने ज़्यादा सोने की जो यहाँ पर बार है वो यहाँ पर है। और चैन फोन मिला के शिप में बता देता है कि भाई जो शिप है उसको 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ ले जाओ, वहाँ पर तुम्हें बहुत बढ़िया वाला खजाना मिल जाएगा। वे सब लोग बोलते हैं जी बॉस ऐसा ही करेंगे। जो वहाँ के चेले लोग होते हैं वो बोलते हैं कि आखिर जो हमारे बॉस है उसके अलावा भी किसी के पास पावर है क्या पानी के अंदर जाने की, आखिर जो हमारे नए बॉस है उन्हें पता कैसे चला कि यहाँ पर खजाना है। तभी का तो साथी बोलता है कि क्यों बकवास कर रहे हो, तुम्हारा काम के पैसे मिल रहे हैं ना, और वैसे भी हमारे जो नए बॉस उसके भी कुछ सीक्रेट्स हैं। एंड फिर हम लोग देखते हैं कि जो बॉस जैंग की कंपनी वाले लोग होते हैं वो सोने को ऊपर खींच लेते हैं एंड यहाँ पर उन्हें वो खजाना मिल जाता है। एंड ये सब कुछ चैन भी देख रहा होता है अपनी इगवाना के अंदर। तभी उसकी एक नज़र एक जगह और पड़ती है एंड वो कोशिश करता है कि वो अपने पंजों से तोड़ दे। एंड वो एक तरह का मेटल सा होता है बट वो उसको तोड़ नहीं पा रहा होता है, फिर उसे काट नहीं पा रहा होता है। एंड वो बोलता है कि मेरे क्लो इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं आसानी से किसी भी रेगुलर मेटल को चीर सकता हूँ, बट मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा। शायद ये जो मेटल है वो किसी स्पेशल अलॉय से बना है, इसके बारे में मुझे थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, आखिर ये क्या चीज़ है जिसको मैं भी ना काट पा रहा हूँ। एंड फिर वो उसको उठाकर ऊपर ले आता है। तभी हम लोग देखते हैं कि पीछे से एक तरह का मॉन्स्टर होता है जो इग्वाना पे हमला करने के लिए बढ़ता है एंड वो सीधा जाकर इग्वाना को बाइट कर लेता है। ये देखने के बाद जो चैन होता है वो अपने मन में बोलता है कि क्या मुझसे तुम फाइट करना चाहते हो, आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो, मैं दिखने में तुमसे छोटा हूँ और मेरे अंदर शायद तुम्हें ऐसा लगा कि स्ट्रेंथ कम है, बट जब भी स्ट्रेंथ और डिफेंस की बात आती है तो मुझसे ज़्यादा कोई ताकतवर नहीं समुद्र के अंदर। और हम लोग अगले पल ही देखते हैं जो इग्वाना होती है वो आसानी से उस मछली को खा जाती है और सिर्फ वहाँ पर हड्डी हड्डी बची होती है।
फिर कुछ घंटों बाद हम लोग देखते हैं चैन को, जो एक रॉक के ऊपर अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। एंड वो बोलता है कि जो ये पत्थर है बहुत ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि समुद्र के नीचे थे और कई सालों से समुद्र के अंदर रहने की वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुके हैं। और अगर मैं बीच पे रात को अगर अपनी स्ट्रेंथ की प्रैक्टिस भी करता हूँ तो किसी भी लोगों को पता नहीं चलेगा कि मेरी क्या ताकत है, क्योंकि जो एवरेज ह्यूमन होता है वो सिर्फ थोड़े बहुत एनर्जी रिलीज कर पाता है। मैं एक एवरेज ह्यूमन से अभी के टाइम पे 20 गुना ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। साथ में अगर मैं अपनी शील्ड है उसका इस्तेमाल करता हूँ तो मैं और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ हमला कर सकता हूँ। और जो मेरी बॉडी रिकवरी एबिलिटी है उससे मैं जल्दी जल्दी ठीक हो रहा हूँ अगर मुझे चोट भी लग रही है। एंड वो वहाँ पर और भी ज़्यादा पंचिंग डालते हुए बोलता है कि जो मेरी फिजिक्स है वो सरपास कर चुकी है 200 से भी ज़्यादा। और मैंने अब तक अपनी जो पंचेस है उसको टेस्ट नहीं करा, बट वो एटलीस्ट 3000 पाउंड्स के बराबर होगा, जो कि 1.5 टन जितना होता है। और उसके बाद अगर मैं अपनी एनर्जी होती है इनर एनर्जी का इस्तेमाल भी करूं और अपनी बुक्स का इस्तेमाल करूं तो मैं एक मुक्के के साथ ही पूरे आदमी को ख़त्म कर सकता हूं। इतना ज़्यादा ताकतवर मैं हो चुका हूं। और जैसे वो पंच उस पत्थर पे मारता है, पत्थर में भी तरेड़ आने लग जाते हैं, जो कि तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब चैन आराम कर रहा होता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि जो मेरा घर पे पंचिंग बैग है वो अब बिल्कुल भी काम नहीं आ चुका, क्योंकि वो अब इतना ज़्यादा मेरे लिए इतना इफेक्टिव नहीं है। तो अभी के टाइम पर मुझे ट्रेनिंग ढंग से मैं नहीं कर पा रहा था। और अगर मैं किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता हूँ और ऑनलाइन कहीं से मेरी वीडियो अपलोड होगी तो भाई मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकता हूँ, क्योंकि सबको पता चल जाएगा कि मेरे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, जिसके कारण सब मुझे पकड़ना चाहेंगे। बट अभी के टाइम पर यही सही रहेगा कि मैं एक सुनसान बीच पे आ जाऊँ जहाँ पर मैं अपने आप को ट्रेन कर सकूँ। यहाँ पर मुझे किसी बात का भी होल्ड बैक करने की ज़रूरत नहीं है और मैं आसानी से अपनी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। साथ में अब अगर मैं हाथों को देखूँ तो वही वो अब तक दोबारा रिकवर हो चुके हैं। अभी सिर्फ मैंने 1 मिनट ही आराम करा था और देखो मेरे हाथ दोबारा हील हो चुके हैं, जितने भी घाव और स्क्रैच थे वे सारे मिट चुके हैं। तभी वहाँ पर इग्वाना भी आ जाता है उस मेटल के साथ। ये देखने के बाद जो चैन होता है वो अपने मन में बोलता है कि ये जो ब्लैक ओर है वो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शाइन भी कर रहा है जैसे कि एक मेटेलिक हो, बट ये मेटेलिक नहीं है, ये एक तरह का स्पेशल है। आखिर ये क्या चीज़ है मुझे पता लगाना पड़ेगा। एंड वो बोलता है कि जो ये मेटल है वो 200 पाउंड के आसपास होगा और ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग भी है, क्योंकि मेरा जो लिजर्ड था वो भी इसे तोड़ नहीं पाया था। अगर मैं इसका इस्तेमाल करूँ और कोई वेपन बनाने की कोशिश करूँ तो शायद मेरी कुछ स्किल का इस्तेमाल करते हुए मैं एक अच्छा वेपन बना सकता हूँ, जिसकी वजह से मुझे आगे तक कोई तकलीफ होगी नहीं। एंड वो बोलता है सबसे पहले मुझे उन गोल्ड बार्स पे ध्यान देना चाहिए जो कि मुझे वहाँ से मिला है, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैन अपनी शिप पे आ जाता है एंड वो बोलता है कि आखिर वो गोल्ड कहाँ पे है। तो जो उसका असिस्टेंट होता है वो बोलता है बॉस वो सब कुछ शिप पे अंदर है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड फिर हम लोग कैप्टन शिप को देखते हैं, जहाँ पर जो सेक्रेटरी होता है वो बोलता है कि ये कितने वर्थ का होगा, क्योंकि मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में इतना सोना एक साथ नहीं देखा है। चैन बोलता है कि ये गोल्ड बार के अंदर कोई भी मार्केटिंग नहीं है, इसका मतलब ये प्राइवेटली बनाया गया है और ये हम एंटिक की तरह सेल नहीं कर सकते, तो हमें नॉर्मल शॉप में ही से बेचना पड़ेगा गोल्ड को। फिर हम लोग बिस्लिंग डाउनटाउन देखते हैं, जहाँ पर एक शॉप पर चैन आया होता है। वहाँ की जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो बोलते हैं हेलो वेलकम सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। चैन बोलता है कि मुझे सोना बेचना था। जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो बोलते हैं कि ठीक है आप सोना बेचना चाहते हो तो आप रिंग बेचना चाहते हो या नेकलेस। तभी जो चैन होता है वो बोलता है कि मैं ये सब कुछ बेचना चाहता हूँ और अपने बैग से वो सोना दिखाता है जो कि बहुत ज़्यादा होता है। एंड सोने की बार होती है यहाँ पे, गोल्ड बार जिसे कहते हैं। फिर जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं वो बोलते हैं सर ये तो बहुत ज़्यादा ही सोना है, तो मैं एक बार अपने मैनेजर को बुला लेती हूँ, वही बात करेंगे आपसे। फिर थोड़ी देर में वहाँ पर मैनेजर भी आ जाता है एंड वो बोलता है कि मैं यहाँ का शॉप का मैनेजर हूँ, तो आप सोना बेचना चाहते हो तो कितना सोना आप बेचना चाहते हो। तो चैन बोलता है कि मेरे पास ये सारा सोना है और मैं इसको बेचना चाहता हूँ। एंड फिर से वो मैनेजर सोना दिखाता है। ये देखने के बाद जो मैनेजर होता है वो बोलता है मिस्टर चैन एक बार मेरे को टीम को चेक करने दो कि इस गोल्ड की क्या क्वालिटी है, प्लीज़ आप थोड़ा वेट करो। और जो उसकी टीम होती है वो अपने काम पे लग जाती है। एंड फिर जो मैनेजर होता है वो यहाँ पर आता है और चैन को बताता है कि जो गोल्ड बार आप लेके आए थे वो करीब 11,250 ग्राम थी और साथ में वो इतना ज़्यादा प्योर तो नहीं थे, साथ में वो प्राइवेटली भी मेड हुए थे, तो मैं आपको 400 रुपये दे सकता हूँ पर ग्राम के, क्या आपके लिए ठीक रहेगा। तभी जो चैन होता है वो बोले ठीक है मेरे लिए ठीक रहेगा। और हम लोग देखते हैं कि वो करीब 45 लाख रुपए यहाँ से कमा लेता है। एंड देखो भाई पहले सिर्फ इसके बाद 20,000 रुपये की सेविंग, तो अब इसके पास 45 लाख आ गए एक ही दिन के अंदर। एंड जो चैन होता है वो ये बात बोलता है कि सभी लोग पागल हो चुके, पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और देखो मैं तो इतनी जल्दी अमीर हो गया और ऐसे ही मैं और भी अमीर हो जाऊँ, क्योंकि ये तो मेरा पहला एडवेंचर था। फिर वो बोलता है कि अब मुझे एक अच्छी लाइफ जीनी है जो कि मैं हमेशा से सोचता था कि मेरे पास हो।
फिर वो बोलता है सबसे पहले मुझे एक नई गाड़ी लेनी चाहिए, क्योंकि ये मेरी जो गाड़ी है वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है और वो इन सड़कों पे अच्छी नहीं लग रही अब। फिर वो एक लग्जरी शोरूम के अंदर चला जाता है गाड़ी उसको देखने के लिए, साथ में उसका सेक्रेटरी भी होता है एंड वहाँ पर वो गाड़ियाँ देख रहा होता है। तभी वहाँ पर एक कपल आता है एंड जैसे उस कपल को चैन देखता है, वो अपने मन में बोलता है कि ये तो मेरी एक्स थी ना, एक वही लड़की जिसको मैं हमेशा पसंद करता था, उसके पीछे घूमता रहता था। अब देखो कि वो मुझे छोड़कर एक ऐसे बंदे के साथ है जो बहुत ज़्यादा अमीर है। शायद लड़कियाँ होती है वो अमीर लोगों के पीछे भागती है। तो जो वो लड़की होती है जो कि एक्स होती है चैन की, वो बोलती है कि हनी देखो ये वही लूज़र है जो मेरे पीछे लगा रहता था। तभी जो उसका हनी था ना वो बोलता है कि भाई तुम जैसा गरीब इंसान इस लग्जरी कार शोरूम में क्या कर रहे हो। तभी ये बात सुनने के बाद सेक्रेटरी को गुस्सा आने लग जाता है, वो बोलता है तू गरीब किसको बोल रहा है, रुक तेरी शक्ल अभी बिगाड़ता हूँ मैं। तभी जो चैन होता है वो बोलता है भाई रुक जा, शांति रख, ये मेरा मैटर, मैं अपना आप देख लूंगा इसको। तभी जो उसका लड़की का हनी होता है वो बोलता है कि क्या अब हम यहाँ पर सच भी नहीं बोल सकते, अगर किसी को गरीब कह दे तो क्या हो गया, तुम इस ऐसी प्लेस के अंदर आए हो जहाँ पे तुम कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तभी जो उसकी गर्लफ्रेंड या फिर जो चैन की एक्स वो बोलती है हनी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो हम गाड़ी को देखते हैं। एंड वो एक गाड़ी को देख रहे होते हैं जो लाल रंग की होती है एंड वो बोलते हैं कि हनी मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए। तभी जो हनी होता है वो बोलता है कि हाँ हाँ मैं तुम्हारे लिए ये गाड़ी ले लूँगा। एंड वो अपने मन में बोलता है कि लड़की पागल हो चुकी है क्या, मेरे को सिर्फ यहाँ पर कुछ 1,000 कुछ रुपये मिलते हैं महीने को उड़ाने के लिए और ये सोच रही है कि मैं इसके लिए इतनी महंगी गाड़ी खरीद लूँगा। पागल हो चुकी है लड़की। दूसरी तरफ हम लोग चैन को देखते हैं जो सेल्स गर्ल होते हैं उसको गाड़ी दिखा रही होती है रेंज रोवर एंड वो बोलते हैं कि ये हाई क्लास की है। फिर चैन उसे देखने के बाद बोलता है कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर गाड़ी है और जितनी भी मेरे को नीड थी वो सारी मीट हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ यही ले लेता हूँ। फिर वो बोला ठीक है मैं इसको लेना चाहता हूँ, तो फिर मैं इसको अभी अपने कार्ड से पे कर देता हूँ। तभी जो सेल्स गर्ल होती है वो बोलते हैं ये आपको करीब 23 लाख रुपए की गाड़ी मिल जाएगी आपको, अगर आप इसको पूरा पे करना चाहते हो तो EMI पे लेना चाहते हो। तो जो चैन होता है वो बोलते हैं मैं तो पूरे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनने के बाद जो एक्स होते हैं वो हैरान होते हैं वो अपने मन में बोलते हैं क्या सच में वो एक बारी में एक गाड़ी ले सकता जो कि 23 लाख की है, सच में क्या ये सच में अमीर हो गया क्या। तभी जो उसका हानि होता है वो बोलता है सिर्फ यहाँ पर वो एक्टिंग कर रहा है, वो 23 मिलियन कहाँ से दे सकता है, उसके अकाउंट में इतने पैसे भी नहीं होंगे। जो चैन के एक्स होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, वो सिर्फ यहाँ पे अमीर होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पहले के टाइम पे तो भाई सिर्फ उसके पास इतने पैसे होते थे कि सिर्फ वो एक मैगी खरीद सकता है और यहाँ पर वो 23 लाख की गाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं खरीद सकता। तभी हनी बोलता है कि हाँ तुम यहाँ पर सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो, प्लीज़ ये एक्टिंग बंद कर दो अपनी और भाई कोई अच्छा सा काम ढूंढ लो, अगर तुम ऐसे करते रहे तो तुम ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। सच में तुम मेरे को भी एम्बेरस फील करवा रहे हो कि हम तुम्हें जानते हैं। तभी जो सेक्रेटरी होता है वो हनी के पास आता है एंड वो बोलता है कि अपने काम से काम रख, फालतू मत बोल, वो अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तभी जो हनी होता है वो बोलता है कि अगर इसने अफोर्ड कर लिया तो मैं इसको डैडी बोलने के लिए तैयार हूँ, अगर इसका कार्ड डिक्लाइन हो गया और ये पेमेंट नहीं कर पाया तो ये मेरे को डैडी बोलेगा, याद रखिए उस बात को, ये डील होगी हमारे बीच में। और एक्स बोलते हैं कि हाँ ये डील करते हैं एंड वो अपने मन में बोलता है कि सच में वो यहाँ पर सिर्फ एक्टिंग कर रहा है कि वो अफोर्ड कर सकता है, मुझे सच्चाई पता है। तभी जो सेल्स गर्ल होती है वो भागी भागी आती है एंड वो बोले सर ये लो आपकी चाबी और ये आपका कार्ड और ये कार आपसे आपकी हो चुकी है। तो चैन बोला ठीक है भाई थैंक यू सो मच आपकी इतनी अच्छी सर्विस के लिए। ये देखने के बाद हनी हैरान होता है कि भाई 23 लाख रुपए उसने कैसे दे दिए। और जो की एक्स होते हैं वो भी हैरान होते हैं एंड वो अपने मन में बोलती है सच में वो अमीर हो गए क्या। तभी जो सेक्रेटरी होता है वो गले से पकड़ लेता है हनी को एंड वो बोलता है जल्दी से इसको डैडी बोलो, डील थी ना हमारे बीच में, भूल गया क्या। तभी जो चैन होता है वो बोलता है कि अरे इस पे अपना टाइम वेस्ट मत करो, चलो यहाँ से चलते हैं। और जो सेक्रेटरी होता है वो गुस्से से जा रहा होता है एंड वो बोलता है कि मेरा बॉस थोड़ा ज़्यादा शांत किस्म का है, अगर मैं होता ना इसी जगह तो डैडी बुलवा के जाता आज। अरे ऐसे कह के वो जा रहे होते हैं एंड इसके बाद भाई दोनों की बेइज्जती हो चुकी है। और फिर जो लड़की होती है जो एक्स होती है वो चैन के पीछे भाग रही होती है, वो बोले चैन रुक जाओ मेरी बात तो सुनो, और चैन अपनी गाड़ी में भाग जाता है। बट एक सवाल था मेरा, आप भी बताना, इसने तो रेंज रोवर ली थी, पीछे से आल्टो 800 कैसे लग रही है, कमेंट में जरूर बताना कि मुझे लग रही है सच में राइटर ने हक दिया यहाँ। और जो सेल्स वाले बंदे होते हैं वो भी हैरान होते हैं कि कैसे एक लड़की एक अमीर आदमी के पीछे भाग रही थी, बट असल में जिसको उसने छोड़ा था वही सच में इतना ज़्यादा अमीर बन गया कि आज के टाइम पर कि वो दोबारा उसका पीछा करने के लिए तैयार हो चुके हैं। सच में हमें लाइफ के डिसीजन अच्छे तरीके से लेने चाहिए, आप भी अच्छा डिसीजन लीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर उसके बाद हम लोग एक बड़े से रेस्टोरेंट को देखते हैं जहाँ पर भाई चैन आ जाता है और सब लोग मिलकर जो चैन का ग्रैंड वेलकम कर रहे होते हैं। एंड वहाँ पे एक लड़की आती है और बोले सर आप क्या खाना
पसंद करोगे आज के दिन। तो चैन बहुत सारी डिशेज का नाम कर देता है और यहाँ पर जो खाना मंगवा रहा है वो करीब करीब 6,000 का 7,000 की एक एक डिश मंगवा रहा है। एंड ऐसे करके 3-4 डिश मंगवा लेता बढ़िया बढ़िया, और लड़कियाँ आकर चैन को खिला रही होती है। चैन बोल सच में यार इसे तो खाने में मज़ा आ गया। और वो लड़कियाँ बोले सर और क्या खाना पसंद करोगे आप। ऐसे करके चैन अपने पैसों को उड़ा रहा होता है। एंड वो अपने मन में बोलता है सच में यार मैं पहले के टाइम पर अपनी छिप के लिए खाना बनाता था, अब देखो मैं अपनी एक लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर पा रहा हूँ। तभी अपने फ़ोन के ग्रुप को चेक करता है जहाँ पे उसकी टीचर बोल रही होती है भाई क्लास स्टार्ट होने वाली है अगले हफ्ते से, तो सभी लोग टाइम पर आ जाना। एंड जो चैन होता है वो बोलता है कि अगले हफ्ते से मेरी क्लास चालू होने वाली है, अब मेरे पास थोड़ा कम टाइम रहेगा, तो मुझे जल्द से जल्द अपनी लिटिल लिजर्ड को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि मैं शैडो रियल में पहुँच सकूँ। तो अब मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी कम टाइम के अंदर। फिर हम लोग स्वॉर्ड फिश को देखते हैं, सबसे तेज़ तैरने वाली फिश होती है जिसकी 60 माइल्स पर आवर से ज़्यादा स्पीड होती है, और वो अभी के टाइम पर 90 किलोमीटर चल रही है। बट जो चैन की गुवान है वो इतनी ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है कि वो इससे भी फास्टर हो चुकी है एंड वो शिप को खा जाती है। और फिर जो चैन होता है वो बोलते हैं सच में तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस है और इससे तो मैं जो अपनी ट्रेजर हंटिंग वो भी कर पाऊँगा। और हम लोग देखते हैं कि जो इवोल्यूशन वैल्यू होती है वो 10% से बढ़ जाती है। और हम लोग देखते हैं कि जो चैन की गुवाना है वो आसानी से दर्जन किलोमीटर दूर से भी सेंस कर सकती है चीज़ों को, और वो अच्छे से सब कुछ ढूंढ रही होती है, बट उसे अब तक कोई भी रिजल्ट मिला नहीं होता है। चैन बोलता है कि ये वर्ल्ड जल्दी चेंज होने वाला है, शायद कुछ सीक्रेट सुपरनेचुरल ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट है वो उसने बनाई होगी, और अगर उन्हें पता चल गया कि मेरे पास ऐसी कुछ एबिलिटीज़ हैं तो शायद वो मुझे पकड़ने की कोशिश भी कर सकते हैं। इसलिए मुझे और भी ज़्यादा सावधान और भी ज़्यादा एक्शन लेने होंगे जिससे मैं अपने आप को और भी ज़्यादा बचा पाऊँ। फिर हम लोग देखते हैं कि चैन अपनी उस बिल्डिंग में आ जाता है जो कि उसने बोस जैंग से ली थी। चैन अपने मन में बोलता है कि जैंग से मैंने सारी कंपनी अपने पास ले ली थी, बट मैंने अब तक उसको विजिट नहीं करा था। अब मेरे पास एक अच्छा मौका है, मैं इस कंपनी को देख लूँ। वैसे ये एन सिटी की सबसे बढ़िया एरिया के अंदर ये कंपनी है और ये दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। और जैसे ही वो कंपनी के अंदर जाते हैं, सभी जो रिसेप्शनिस्ट वाली लड़की होती है वो बोलती है कि असिस्टेंट जैंग आप यहाँ पर आके, तभी जो असिस्टेंट होता है वो बताता है कि ये हमारे नए बॉस है और यही कंपनी को चलाएंगे। फिर हम लोग बॉस ऑफिस को देखते हैं जहाँ पर जो असिस्टेंट होता है वो कंपनी के स्टाफ से चैन को मिला रहा होता है। चैन को देखने के बाद जितनी भी लड़कियाँ होती है वो सारे फिदा होने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे बॉस तो बहुत ज़्यादा यंग है और वो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम भी है, साथ में रिच भी हैं। एंड वहाँ पर एक लड़की होती है वो भी भाई लट्टू हो रही होती है चैन के ऊपर ज़्यादा ही, और वो रिसेप्शनिस्ट होती है यहाँ की जिसका नाम निंग होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि जो चैन की सेक्रेटरी होती है वो बोलते हैं बॉस आपके लिए कॉफ़ी, तो असिस्टेंट बताता है कि ये आपकी सेक्रेटरी है, इसका नाम सू है। तभी जो चैन होता है वो बोलता है कॉफ़ी तुम यहाँ पर रख सकते हो और तुम यहाँ से जा सकते हो। चैन अपने मन में बोलता है कि ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे से बनाई हुई है, साथ में इसको अच्छे से चलाने के लिए मंथली कुछ हज़ारों में खर्चा होता है, तो मुझे अच्छे से सब कुछ करना पड़ेगा ताकि मैं और भी ज़्यादा ट्रेजर को ढूंढ पाऊँ, ताकि मैं सब कुछ अच्छे से मैनेज कर पाऊँ। फिर जो चैन होता है वो बोलता है असिस्टेंट को कि भाई जो मीटिंग वीटिंग ख़त्म करो, सबको अपने काम पे भेज दो और सब लोग अपने काम पे लग जाएंगे, बाकी की बातें बाद में कर लेंगे। और क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा बंदा आया है जो शिप को ढूंढने की रिक्वेस्ट लेके आया हो, ऐसा कुछ? तो असिस्टेंट बोलता है कि बॉस अभी तो ऐसा कुछ आया नहीं है। फिर जो चैन होता है वो सभी को भेज देता है एंड वो अपने मन में बोलता है कि जो मेरा माइंड कंट्रोल इफेक्ट है वो अभी के टाइम पे स्टेबल है। ये एक तरह का हिप्नोसिस है, बट जो हिप्नोसिस होते हैं वो इतने फुल प्रूफ नहीं होते हैं। अगर ये बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट करेंगे तो शायद मेरा जो माइंड कंट्रोल वो हट सकता है, इसलिए मुझे कम से कम इन लोगों को इंटरेक्शन करवानी पड़ेगी बाहर की दुनिया से। फिर हम लोग देखते हैं जो उसके कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं एंड ये सब कुछ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि वो अपनी गवाने का इस्तेमाल कर रहा है ताकि और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो पाए। मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है ये सब कुछ करने में, क्योंकि वो आसानी से इग्वाना से हंटिंग करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग तो कर ही रहा है, साथ में वो अपने आप को भाई जिम में भी ट्रेनिंग कर रहा है ताकि और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाए। एंड वो बोलता है कि मैं 2 मीटर से अब 4-5 मीटर लंबा हो चुका हूँ और मेरी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा कमाल की हो गई है और मेरे पास इतनी ज़्यादा ताकत है कि मैं आसानी से स्टील को भी काट सकता हूँ। सच में मैं बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ हूँ और अगर मैं अपनी जो एक्सटर्नल फोर्सेस का इस्तेमाल करूँ तो मैं और भी ज़्यादा डैमेज दे सकता हूँ किसी को भी। एंड समुद्र के अंदर ऐसा कोई भी जीव नहीं बचा जो मुझसे अभी के टाइम पे पंगा ले सके। एंड वो बोलता है कि वैसे अगर मैं अलग अलग तरीके के मीट खाता हूँ तो मैं और भी ज़्यादा इवॉल्व हो पा रहा हूँ। एंड हम लोग देखते हैं 90 एवोल्यूशन पॉइंट हो जाते हैं, उसमें 9 पॉइंट हो जाते हैं और चैन और भी ज़्यादा ग्रो हो जाता है और भी बड़ा हो जाता है। चैन अपने मन में बोलता है कि जैसे ही मैंने उस फिश को खाया मेरे साथ कुछ अनयूजुअल चीज़ हुई, मेरे मसल और जो मेरी बोन थी वो और ज़्यादा इन्हेंस हो चुके हैं और मैं पहले से 10 गुना और ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ।
एंड वो बोलता है कि शायद ये कोई म्यूटेंट फिश होंगी जिसको मैंने अभी खाया है, अगर ऐसी मैं म्यूटेंट फिश को ढूंढता रहा तो मैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता रहूँगा। बाहर की तरफ हम लोग देखते हैं कैसे कि लड़कियाँ जो होती है वो फिश की आपस में बात कर रहे होते हैं, एंड वो बोलते हैं कि सिस्टर लिंग जो हमारे बॉस है वो तो कमाल के हैं ना, सच में मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। ये बात सुनने के बाद वो निंग होते हैं वो सू से बोलते हैं आखिर तुम क्या करने की सोच रही हो। तभी वे बोलते हैं कि क्या सू तू उसके फैन गर्ल वगैरह बन गई है क्या। तभी वहाँ पर चैन भी आ जाता है एंड वो बोलते हैं क्या तुम अब तक घर पे नहीं गए। तभी जो सेक्रेटरी निंग होती है वो आती है एंड वो बोलते हैं बॉस हम बस थोड़ा सा काम बाकी वो करके निकल जाएंगे। जो चैन होता है वो अपने अपने बोलता है कि मैंने सारी बातें सुन ली कि ये क्या बातें कर रहे हैं, बट अभी के टाइम पे मुझे सब कुछ अवॉइड करना पड़ेगा ताकि कोई भी तकलीफ ना हो मुझे आगे जाके, तो इसलिए मैं सिर्फ ऐसे एक्टिंग कर रहा हूँ कि मैंने कुछ सुना ही नहीं है। फिर चैन बोलता है कि तुम सभी लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो इसलिए आज का खाना मेरी तरफ से होगा। ये सुनने के बाद सभी लोग खुश हो जाते हैं। फिर जो चैन होता है वो एक बड़े से रेस्टोरेंट में उन्हें सभी को लेकर चला जाता है एंड वो बोलता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर बैठ कर जो चाहो वो खा सकते हो, आज जो पार्टी है वो मैं दे रहा हूँ। एंड हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर चैन अपना गोल्डन कार्ड भी देता है और वो करीब 48,000 का खाना ऑर्डर कर देते हैं। एंड फिर जो चैन होता है वो पैसे भर देता है। ये देखने के बाद लड़कियाँ सारी फेदा कि भाई हमारे जो बॉस है वो तो बहुत रिच है और भाई इनका दिल भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, वो हमारी दिन तो सोच रहे सच में अगर हम इनके साथ काम करेंगे तो फ्यूचर में अंदर हम बहुत भी ज़्यादा ग्रो हो सकते हैं। चैन बोलता है कि आज के दिन तुम मेरी जिम्मेदारी हो इसलिए जल्दी से खाना खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें घर तक छोड़ आऊँगा। फिर सभी लोग बोल जी बॉस आपका बहुत शुक्रिया। फिर हम लोग देखते हैं कि चैन उन सभी को घर पर छोड़ आता है और उसके बाद अपनी ट्रेनिंग पर लग जाता है जैसे कि वो हमेशा डेली करता है। एंड वो बोलता है कि जैसे जैसे मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ मैं अपनी फिजिक्स को भी ज़्यादा ग्रो कर पा रहा हूँ। अभी मैं एक एवरेज पर्सन से 20 गुना ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। मेरे पंच में अब 2 टन से भी ज़्यादा ताकत आ चुकी है और अगर मैं अपने फोर्स फील्ड का इस्तेमाल करूँ जो मेरी स्ट्रेंथ को डबल कर देती है, मैं अपने एक सिंगल पंच के अंदर 5 टन के आसपास तक का अटैक कर सकता हूँ। बट जैसे जैसे मैं स्ट्रॉन्गर हो रहा हूँ उसको कंट्रोल करना उतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अब देखो मैं अपने लेग्स को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा, अपनी स्ट्रेंथ को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तभी वो कुछ महसूस करता है कि वहाँ पर कुछ शिप सी आ रही है एंड वो अपने मन में सोचता है कि इतनी रात के आकर ये शिप यहाँ पर क्या कर रही है। फिर वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सोचता है। दूसरी तरफ हम लोग उस शिप का सीन देखते हैं जहाँ पर जो लैंड पे या फिर जो उस बीच पे खड़ा हुआ था वो बोलता था कि हमने बहुत सारी डील एक साथ करी है तो तुम उस पर ट्रस्ट नहीं करते क्या। तभी वो शिप वाले बंदे बोलते कि हम ट्रस्ट तो करते हैं बट हमें हमें कहा गया है कि सबसे पहले पैसा लेना है उसके बाद ही सामान प्रोवाइड करवाना है। ये सब कुछ जो चैन होता है वो देख रहा होता है। वो बोलता है कि शायद यहाँ पर कोई डी ग्रेड की डील चल रही है एंड ये सभी लोग बंदूक लेकर खड़े हुए हैं तो मुझे थोड़ा और सावधान होना पड़ेगा। तभी वो डील को कर लेते हैं जहाँ पर वे सभी लोग शायद यहाँ पे कोई ड्रग्स व्रग्स की सप्लाई हो रही है एंड वो अपनी डील को कंप्लीट कर लेते हैं। और जिसने वो डील कंप्लीट करी होती है वो बहुत खुश होता है एंड वो बोलता है कि फटाफट इन सामान को उठाओ हम यहाँ से चल रहे हैं। एंड वो बोलता है कि बॉस आखिर इतने सारे सामान का आप क्या करोगे, आप क्या करने की सोच रहे हो। तभी हम लोग देखते हैं कि चैन वहाँ पर आ जाता है और उन तीनों लोगों पे हमला करता है। सबसे पहले एक बंदे को वो नॉक करता है उसके पेट में लात मार के, दूसरे बंदे की नेक पे लात मारता है, दोनों को नॉकआउट कर देता है। तीसरा बंदा होता है वो अपना गन निकाल लेता है एंड वही मेन बंदा होता है। चैन पे जैसे वो गन करता है चैन उसके अटैक से पहले बचता है, फिर एक अपर कट मारता है जिसकी वजह से वो बंदा भी नॉकआउट हो जाता है एंड वो ऐसे करके तीनों को मार डालता है। चैन अपने मन में बोलता है कि ये बंदे सच में अपनी ह्यूमैनिटी भूल चुके हैं, वो अब उनके अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं बचे हुए हैं, वो यहाँ पर ऐसी गंदी गंदी चीज़ें करने की सोच रहे थे। फिर वो शिप की तरफ देखता है और वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो अपनी इग्वाना को छोड़ देता है जो शिप का पीछा कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो चैन का इग्वाना होता है वो शिप के ऊपर हमला कर देता है। जैसे शिप के ऊपर हमला होता है शिप टूट जाती है एंड जो भी शिप पे लोग होते हैं वो पानी के अंदर गिरने लग जाते हैं एंड वे सभी लोग बोलते हैं आखिर ये क्या बड़ी सी चीज़ हमारे पर हमला कर रही है। जैसे वो पानी के अंदर जाते हैं वो इग्वाना को देखते हैं, इग्वाना को देखते ही वो डरने लग जाते हैं सभी लोग एंड वो बोलते हैं कि यहाँ पर तो एक मॉन्स्टर हमें यहाँ से भागना पड़ेगा किनारे की तरफ। एंड वे सभी लोग पानी में भाग रहे होते हैं एंड वो मदद भी मांग रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि जो चैन की इग्वाना होती है वो एक दो बंदों के ऊपर हमला भी कर देते हैं। ये देखने के बाद जो उनका बॉस होता है वो बोलता है कि हम तो ऐसे भाग नहीं सकते, हमें इस पर अटैक करना पड़ेगा। एंड वो अपनी बंदूक को निकाल लेता है एंड उस पर फायर भी कर देता है। बट हम लोग देखते हैं कि इग्वाना इतनी ज़्यादा ताकतवर होती है वो आसानी से बुलेट को डॉज कर रही होती है एंड फिर भी गन शॉट वो बहुत ज़्यादा ही करता है और एक गोली इग्वाना को भी लग जाती है पर इग्वाना को कुछ ज़्यादा होता नहीं है। ये देखने के बाद वो बंदा भी हैरान होता है। तभी जो इग्वाना होती है उस पर हमला करती है एंड जब वो किनारे की तरफ आती है तो वो सभी लोगों को मार डालती है एंड उसके मुंह में एक ब्रीफ केस होता है। कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि चैन के जो रूम में होते हैं वो सारे रुपये होते हैं, मतलब कि इग्वाना ने वो पैसे चुरा लिए हैं। ये सब कुछ देखने के बाद चैन अपने मन में बोलता है कि ये करीब 3 करोड़ के आसपास पैसे होंगे और ये सारे पैसे मुझे ऐसे मिल चुके हैं
एंड जब मैं इनको सामने देख पा रहा हूँ तो मुझे जो बैंक में नंबर दिखता है उससे ज़्यादा शानदार लग रही है सब कुछ। एंड फिर अगली सुबह हम लोग देखते हैं कि चैन एक कैफ़े में बैठा होता है एंड लू उसके पास जा रही होती है। तो वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वे सभी लोग बोलते हैं कि ये लड़की तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, सच में इसको देख के तो मज़ा आ गया। और लू चैन के पास जाती है एंड वो बोलते बोझ इस पे साइन कर दो आप। ये देखने के बाद वे लोग हैरान होते हैं कि कैसे एक छोटा सा बच्चा मतलब कम उम्र का बनता है इसका बॉस हो सकता है। एंड फिर जब चैन वहाँ से जा रहा होता है एंड चैन बोलता है कि चलो कंपनी में बात करते हैं और मीटिंग भी रेडी करवाओ। ये देखने के बाद वे सभी लोग बोलते हैं ये बंदा सच में बहुत ज़्यादा टेरिफाई ऑरा रखता है एंड ऐसे चैन की तारीफ कर रहे होते हैं। फिर हम लोग मीटिंग हॉल को देखते हैं जहाँ पर चैन बोलता है कि तुम कंपनी के हीरोज हो, तुम्हें अच्छे से अपनी कंपनी के लिए काम करना पड़ेगा। अगर तुम अच्छा काम करते हो तो कंपनी तुम्हें हर साल के एंड पे एक बड़ा बोनस ज़रूर देगा, इसका मैं वादा करता हूँ। तभी चैन के फ़ोन में मैसेज आता है कि चैन को आज लास्ट डे है अपने स्कूल में रजिस्टर करने के लिए एंड चैन ही बाकी होता है। चैन बोलता है ओह मैं तो इस बात को भूल ही गया, तो शायद मुझे अभी स्कूल में जाना पड़ेगा। एंड वो सभी लोगों को बोलता है कि मैं अभी अपने स्कूल में जा रजिस्टर करने के लिए और आज की मीटिंग यहीं पे ख़त्म करते हैं, सभी लोग अपने काम पे चले जाना एंड हो सके तो घर पे भी जल्दी चले जाना, आज थोड़ा ज़्यादा कम काम करना, मेरी तरफ से आज तुम्हें छूट है। एंड वो बोलता है कि एंड जो भी मैटर होंगे वो सारे मैटर सू संभाल लेगी। ये देखने के बाद लिंक बोलती है कि बॉस तो अभी भी स्टूडेंट है। एंड जो उसकी दोस्त होती है वो बोलती है कि हाँ मुझे तो लगा था कि बहुत ज़्यादा अमीर आदमी होगा, इसके बाद बहुत ज़्यादा परफेक्ट मैनेज वगैरह, पता नहीं मैं क्या क्या सोच रही थी, बट ये तो एक स्कूल के बच्चे हैं अभी। फिर हम लोग यूनिवर्सिटी कैंपस को देखते हैं जहाँ पर चैन अपनी गाड़ी के साथ पहुँच जाता है। सभी लोग बात करते हैं कि चैन के पास कितनी महंगी कार है, क्या सच में ये अमीर बनता है, क्योंकि यार ये 23 लाख रुपए की गाड़ी होती है। चैन बड़े स्टाइल से वहाँ से उतरता है। एक यूनिवर्सिटी का ग्रुप होता है जहाँ पर चैन की वीडियो ला लेते बच्चे एंड वे बोल रहे होते कि एक नया अमीर लड़का यहाँ पर आया है एंड उसको कोई और देख रहा होता है जो कि अजीब से कपड़ों में होती है एंड वो बोलते ये देखा देखा लग रहा है एंड ये वही लड़की है जो कि हमने थोड़े दिन पहले एपिसोड में देखा था। वो बोलती है कि इसकी जो ब्लैक आइज़ हैं, इसकी जो शरीर है, बॉडी स्ट्रक्चर, वो बहुत ज़्यादा पसंद आया मेरे को एंड ये लड़की शायद चैन के प्यार में डूब रही है। एंड फिर वो ग्रुप की चैटें पढ़ते हैं जहाँ पे पता चलता है कि चैन तो भाई उसकी क्लास का ही है एंड ये सब कुछ लड़की को पता नहीं होता। वो लड़की बोलती है कि ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में है एंड ये मेरे साथ पढ़ता है, मुझे पता क्यों नहीं है यार ऐसे हैंडसम बंदे के बारे में। दूसरी तरफ हम लोग चैन को देखते हैं जो भी सोच रहा होता है कि कैसे वो अपनी स्ट्रेंथ को ज़्यादा प्रूव कर सकता है। वो बताता है कि उसने 8 एक्समेटिस सीख ली है, साथ में उसके पास 10 लाख टेक्निक्स हैं, बट अभी उसे और भी स्किल सीखनी पड़ेगी ताकि वो अपनी जो करंट पावर है उसको और ज़्यादा ताकतवर बना सके। एंड वो बोलता है कि अभी के टाइम पे मैं कुछ फैंसी मूव सीख सकता हूँ जिसकी वजह से मैं चाहूँ तो किसी को एक थप्पड़ के साथ ख़त्म कर सकता हूँ, बट अभी के टाइम पे मुझे अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल करना पड़ेगा, वो सिर्फ मैं ट्रेनिंग से ही कर सकता हूँ। फिर हम लोग एक स्टील की कंपनी को देखते हैं जहाँ पर चैन आया होता है एंड वो बोलता है कि मैं एक कस्टम ऑर्डर देना चाहता हूँ स्टील का जो कि 100 टन से भी ज़्यादा का होगा। सेक्रेटरी बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो आप VIP लॉन्ज में चलिए, मैं आपको सेल्स मैनेजर से बात करवा देती हूँ। VIP लॉन्ज में सेल्स मैनेजर के साथ चैन बात करता है जहाँ मैनेजर बोलता है सर आप किस टाइप का स्टील को ऑर्डर करना चाहते हो। चैन बताता है कि उसे 2 स्टील के पिलर चाहिए जो कि 2 मीटर मोटे होने चाहिए और 5 मीटर बड़े होने चाहिए और जो उनकी जो वेट होगा वो 5, 10 या फिर 20 टन का भी हो सकता है। ये बात सुनने के बाद सेल्स मैनेजर बोलता है कि जो आपने बताई रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से तो लगभग 200 टन का होगा जिसकी एस्टिमेट वैल्यू 7 लाख से ज़्यादा की होगी और जब प्रोडक्ट बन के आ जाएगा तो शायद और कीमत भी बढ़ सकती है। चैन बोलता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो। फिर अगली मॉर्निंग में हम लोग देखते हैं कि ये जंक यार्ड टाइप का कुछ होता है जो कि आपने PUBG वगैरह में देखा होगा, नोवा वगैरह में कंटेनर्स रखे होते हैं, वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर असिस्टेंट बताता है कि बॉस ये पूरा एरिया आपका है, आपका ये पूरा वे हाउस है। चैन बोलता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत देखने वाला हूँ कि कैसी कैसी प्लेस है ये। एंड वो अपने मन में बोलता है कि अभी के टाइम पे मुझे और भी ज़्यादा ट्रेन करना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ मैं 100 इवोल्यूशन पॉइंट ही ले सकता हूँ इग्वाना से, तो बाकी ट्रेनिंग मुझे खुद ही करनी पड़ेगी ताकि मैं अपनी ताकत को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छे से इस्तेमाल कर पाऊँ बेटर वेज के अंदर, क्योंकि इग्वाना तो स्ट्रॉन्ग है पर मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ हूँ। अभी के टाइम पर सिर्फ मैं मिंग से डार्क फॉर्मेशन में आया हूँ और अभी के टाइम पर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन में पहुँचना है, तो इसके लिए मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एंड उसके लिए मुझे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अभी मैं इस पूरे वेयर हाउस का इस्तेमाल करता हूँ अपने ट्रेनिंग ग्राउंड के लिए, जैसे वो मेरे पिलर्स आ जाएंगे तो मैं और भी ज़्यादा ताकतवर हो सकता हूँ। एंड यही तरीका है अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का एंड मुझे अपनी बॉडी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो लास्ट नाइट को चैन ने बंदे मारे होते हुए सारी लाशें पुलिस वालों को मिल जाती है और यहाँ पे वही ग्वेन और डिप्टी ऑफिसर होता है
इग्वान बताती है कि कैसे इन सारे बंदों को एक ही बंदे ने मारा है और इनके जो ऑर्गन्स है वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं जहाँ जहाँ उस बंदे ने मारा बिना किसी हथियार के। एंड सच में उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो ब्रूटल थी, उसने 1 मिनट के अंदर ही सभी बंदों को मार दिया, तीनों बंदों को। ये बात सुनने के बाद जो डेप्यूटी कमिश्नर होता है वो बोलता है कि सच में जो बंदा इसने मारा इनको उसके पास बहुत स्ट्रेंथ होगी। तभी उसके वॉकी टॉकी पे पता चलता है कि उन्हें और भी ज़्यादा लाशें मिली है समुद्र के अंदर। दूसरी तरफ हम लोग चैन की कंपनी को देखते हैं जहाँ पर ल्यू बताती है कि बॉस हमारे पास बिल्कुल भी काम आ रहा है जिसकी वजह से सब ऑफिस के जितने बंदे सारे मक्खियाँ ही मार रहे हैं। चैन बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम फिशिंग कर रहे हैं। फिशिंग के टाइम पे हम वेट करते हैं क्योंकि मछली हमारे जाल में फंसे, ना कि हम मछली के लिए परेशान होते हैं। ये बात सुनने के बाद जो ल्यू होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा अमीर है, समझ नहीं रहा, अगर ऐसे चलता रहा तो हम बैंकक्रप्ट भी हो सकते हैं। हमें अभी के टाइम पे एडवर्टाइज़ करनी चाहिए अपनी कंपनी को ताकि लोग हमारे पास आएँ, आखिर ये क्या सोच रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कि और निंग भागी भागी आती है। वो बोलते हैं बॉस यहाँ पर कोई बंदा आया उससे बिजनेस की बातें करने के लिए। ये देखने के बाद ल्यू हैरान होते हैं। वो बोलते क्या सच में कोई बंदा हमारे साथ बिजनेस डील करने के लिए आया है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो बंदा चैन के ऑफिस में आ जाता है एंड वो बोलता है कि बॉस जंग कहाँ पर है। तभी चैन बोलता है मेरे अंडर काम करते हैं, मैं उनका बॉस हूँ। तभी वो बंदा बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा अजीब बात है कि कुछ जैसा बंदा किसी के अंडर काम करता है, मेरा नाम वैंग है। वैंग का नाम सुनने के बाद चैन बोलते हैं कि अच्छा आप वो वैंग, चले हम बैठ के बात करते हैं। और ल्यू वहाँ पर चाय लेने के लिए चली जाती है। फिर उसके बाद जो वैंग होता है वो बताता है कि मैंने एक शिप को ढूंढा, कई 100 साल पुरानी है और उसमें हमें करोड़ों का सामान मिल सकता है, क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे। चैन बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, बट हम जो सामान वहाँ से मिलेगा उसको हम कैसे बंटवारा करेंगे। तभी वो बोलता है कि जैसा कि हमने पहले भी बात कर रखी है कि 70 मैं रखूँगा, 30% तुम रखोगे, क्योंकि मैं तुम्हें उसका मैप देने वाला हूँ। चैन बोलता है कि जो इनिशियल टर्म थी वो अभी के टाइम पे हो नहीं सकती, हमें और भी ज़्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे। तभी ये बात सुनने के बाद जो वैंग होता है वो बोलता है कि आखिर फिर तुम्हारे सजेशन क्या है। तभी जो चैन होता है वो बोलता है कि 50-50 करना चाहिए हमें, वरना भूल जाओ। ये बात सुनने के बाद वैंग अपने मन में बोलता है कि ये सारी बातें ये बोल रहा है, बट अभी के टाइम पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो ये काम कर सकता है, मेरा सिर्फ यही बंदा कर सकता है, तो मुझे ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा। तभी वैंग खड़ा होता है और वो बोलता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें इतना ही चाहिए। तभी जो चैन होता है वो बोलता है कि हाँ मुझे इतना ही चाहिए, अगर आप चाहो तो किसी और के पास भी जा सकते हो, और वैसे भी मेरे अंडर बहुत सारे लोग हैं तो मैं ये काम बड़े आसानी से कर सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद वैंग उसे हाथ मिला लेता है और वो बोलता है ठीक है हम 50-50 करने के लिए तैयार हूँ। चैन बोलता है कि तो ठीक है मैं आपके साथ काम करके बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा। दूसरी तरफ हम लोग डेप्यूटी चीफ को देखते हैं। वो अपने मन में बोलता है कि जो लाशें हमें समुद्र के अंदर मिली है वह किसी क्रीचर ने उस पर बहुत गंदे वाले निशान मार रखे पंजों के, एंड ऐसा जो क्रीचर वो अब नॉर्मल है, हमें जल्द से जल्द इसको सरकार को बताना पड़ेगा। फिर वो एक मेल भेज देता है जहाँ पर उसको रिप्लाई मिलता है कि जो प्रोफेशनल लोग हैं वो इस पर इन्वेस्टिगेट करेंगे। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं लू को। वो बोलते कि बॉस आपने इतने बड़े बड़े आयरन पिलर क्यों मंगवाए हैं। तभी वो जैंग होता है वो बताता है कि ये सारे पिलर मैंने इसलिए मंगवाए ताकि पानी के लेवल वो बढ़ा सके, और इसकी वजह से जो सी ड्रैगन्स होंगे वो भी हमारे पास नहीं आएंगे। ये सारी देख के वो लड़की इंप्रेस हो रही होती है। दूसरी तरफ जो चैन होता है उसके पास पैसे खत्म हो रहे होते हैं, अब उसके पास सिर्फ 3,21,000 रुपये बचे होते हैं, एंड वो अपने मन में बोलता है कि मुझे और पैसे कमाने पड़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग गार्डन कॉम्प्लेक्स को देखते हैं जहाँ पर चैन लू को छोड़ने के लिए आता है। लू बोलते हैं कि बॉस मुझे माफ़ कर देना आपको इतना ज़्यादा ट्रबल देने के लिए, क्यों ना आप मेरे घर के अंदर आ जाओ, फिर हम थोड़ी बहुत चाय पानी पी लेंगे। तभी जो चैन होता है वो बोलता है कि किसी और दिन आऊँगा, अभी मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ। तो लू बोलते ठीक है बॉस समझ गई। एंड फिर वो अपने मन में बोलते आखिर ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं उस पर फ्लर्टिंग कर रही थी, मैंने उसको अपने घर पे आने के लिए बोल दिया, अगर वो सच में घर पे आ जाता तो क्या मैं उसके साथ वो भी करने की सोचती, बट मुझे अभी रुकना पड़ेगा इन सारे ख्यालों को। दूसरी तरफ जो चैन होता है वो अपने मन में बोलता है कि आज रात को जब मैं खाना खा रहा तो मैंने गलती से चॉपस्टिक तोड़ दी थी, मुझे अपनी स्ट्रेंथ को भी कंट्रोल करना पड़ेगा तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, इसलिए मुझे और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल करने की। चैन फिर रात को फिर से ट्रेनिंग करने लग जाता है पत्थरों के साथ, एंड वो अपने मन में बोलता है कि मुझे अपनी जो पावर है उसे फुल्ली मास्टर करना पड़ेगा तभी मैं इसको अच्छे से कंट्रोल कर पाऊंगा। एंड वो बोलता है कि अभी के टाइम पे मैं 30 मीटर की रेंज के अंदर अपने ओरा का इस्तेमाल करते हुए आसपास की सारी चीज़ों को सेंस कर सकता हूँ, और अभी के टाइम पे सब कुछ ठीक लग रहा है मुझे। फिर हम लोग 3 दिन के बाद देखते हैं जहाँ पर जो इग्वाना होता है वो एक रेड आई फिश को खा लेता है जो कि म्यूटेंट हो, जिसकी वजह से उसे 210 इवोल्यूशन पॉइंट प्लस मिलते हैं। एंड
जो चैन होता है वो अपने मन में बोलता है कि सच में अभी के टाइम पर मैं उस शिप के नीचे हूँ जहाँ पर वैंग मुझे बताने वाला है कि वो डूबी हुई शिप कहाँ पर है। फिर वो वैंग को फ़ोन मिलाता है एंड वो बोलता है बॉस वैंग, मेरी क्रू वहाँ पर आ चुकी है, तो आप जल्दी से मुझे बता सकते हो। ये बात सुनने के बाद वैंग बोलते क्या तुम इतनी जल्दी पहुँच भी गए? चैन बोलता है कि हाँ हम पहुँच गए हैं। एंड वो अपने मन में बोलता है कि मैंने अपने जो हो रहा है उसको 15% और बढ़ा लिया, जिसकी वजह से मैं अच्छे से अपने कंट्रोल कर पा रहा हूँ अपनी पावर को, और मैं अपनी स्ट्रेंथ को अच्छे से मल्टीप्लाई भी कर पा रहा हूँ। फिर जो वैंग होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हारे क्रू के एक भी बंदे को नहीं देख पा रहा, क्या वो ऑलरेडी पानी के अंदर चले गए हैं क्या? चैन बोलता है कि हाँ वो पानी के अंदर चले गए हैं, आप इस लोकेशन बताओ। तभी वैंग बताता है कि अभी तुम्हें 200 मीटर नीचे जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद तुम्हें लेफ्ट साइड में जाना मेरी बोट के, और वहाँ पर तुम्हें 700-800 मीटर डीप अंदर वो शिप मिल जाएगी। फिर जो चैन होता है वो ढूंढने लग जाता है बट उसे कुछ भी नहीं मिलता। एंड वो बोलता है कि पानी का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा ही है, इतने ज़्यादा नीचे, एंड मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है, बट वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलता है। फिर वो चैन को फ़ोन मिलाते हुए बोलता है कि 800 मीटर नीचे कुछ भी नहीं है और 200 मीटर के रेडियस में भी कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ चेक कर लिया है। ये बात सुनने के बाद वैंग बोलता है क्या तुमने इतनी जल्दी सब कुछ ढूंढ लिया है? एंड वो हैरान होता है कि कैसे 700-800 मीटर की रेंज उसने सिर्फ 20 मिनट में ढूंढ लिया, आखिर ये कैसे पॉसिबल है, सोच रहा होता है। तभी उसका जो साथी होता है वो बोलता है कि ये बातें बहुत साल पुरानी है, यानी कई 100 साल पुरानी बात, तो शायद वो लोकेशन चेंज होगी, हमें शायद 1 किलोमीटर ईस्ट में ढूंढना चाहिए। ये बात सुनने के बाद वैंग बोलता है कि चैन मुझे माफ कर देना, शायद तुम्हें 1 किलोमीटर ईस्ट में ढूंढना पड़ेगा। फिर जो चैन होता है गिवाना का इस्तेमाल करते हुए 1 किलोमीटर ईस्ट में ढूंढने लग जाता है अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए, और उसे शिप मिल जाती है। एंड वो बोलता है कि हाँ मुझे मिल गया। एंड फिर वो अपनी मशीनों का इस्तेमाल करते हुए सामान को बाहर निकाल लेता है। उसे देखने के बाद बंदा बोलता है कि इसमें 8 पीसीज हैं जो कि टूटे हुए हैं, और बाकी और भी सामान है जिसकी जो कीमत होगी वो 3 करोड़ से भी ज़्यादा होगी। एंड अभी हमें इसे प्राइवेटली बेचना पड़ेगा, जो कि हम 2 करोड़ में बेच सकते हैं। वैंग बोलता है कि सच में यार तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने तो बहुत ज़्यादा काम के बंदे हो, जल्दी से मेरे पास आ जाओ ताकि तुम अपनी मनी को कलेक्ट कर पाओ। और कुछ दिन बाद हम लोग देखते हैं कि वैंग उन सारे सामान को 2 करोड़ 30 लाख में बेच देता है, और उसमें से 1 करोड़ 15 लाख चैन को दे देता है। एंड वैंग बोलते तुम चाहो तो उसको गिन सकते हो। चैन बोलते नहीं मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। ये बात सुनने के बाद वैंग बोलता है तुम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय हो, तुम्हारे साथ काम करने में मजा आ गया, अगली बार फिर से जब मुझे कुछ खबर मिलेगी मैं तुम्हारे पास ही आऊँगा। चैन अपने मन में बोलता है कि पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, बट अभी मेरी जो स्ट्रेंथ है वो अभी वीक है, अभी के टाइम पे मुझे और भी ज़्यादा ट्रेन करना पड़ेगा ताकि मैं किसी भी स्नाइपर बुलेट से या फिर किसी बम से भी बच पाऊँ, इतना ताकतवर मुझे बनना पड़ेगा। फिर अगले दिन हम लोग चैन की कंपनी को देखते हैं जहाँ पर एक जो वर्कर होते हैं वो बोलते हैं बॉस कोई आपसे मिलने के लिए आया है। उसने एक रिज्यूमे दिया जहाँ पर वो बता रहा है कि उसे 200 से ज़्यादा शिप के बारे में पता है, एंड वो आसानी से आपको उन शिप के बारे में बता सकता है, जिसके लिए वो 50,000 रुपये महीना मांग रहा है। तभी जो चैन होता है वो बोलता है ठीक है अब उसका जो रिज्यूमे है वो दिखाओ मुझे। एंड जो रिज्यूमे को देखने के बाद चैन उसको फाड़ देता है, एंड वो बोलते हैं ये स्कैमर है, ये सारी झूठ बोल रहा है। अर्निंग उससे बात कर रही होती है, एंड वो बोलते बॉस आप कुछ दिनों से क्यों नहीं आए ऑफिस में? तभी जो चैन होता है वो बोलता है कि मैं एक बड़े प्रोजेक्ट में लगा हुआ जिसकी वजह से मैंने कुछ रुपये कमाए हैं। ये बात सुनने के बाद निंग हैरान होते हैं, एंड वो बोलती है बॉस सच में आप तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, आप तो कमाल के बंदे हो, इतनी जल्दी आप इतने ज़्यादा पैसे कमा लेते हो। जो चैन होता है वो बोलता है कि जैसा कि मैंने वादा करा था कि एक जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा, इसलिए आज मैं तुम्हें डिनर पे लेके जा रहा हूँ। एंड सभी लोग बात करने लग जाते हैं कि जो हमारे बॉस चैन है वो कितने ज़्यादा अच्छे हैं। मेरी जो दोस्त के ऑफिस में भाई बंदे जो बॉस लोग होते हैं वो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, उनके साथ गलत हरकतें करते हैं। यहाँ पर हमारे बॉस इतने अच्छे ट्रीटमेंट रखते हैं, इतने अच्छे से हमारा ध्यान रखते हैं। एंड वो अपने मन में बोलते हैं अगर बॉस मेरे साथ कुछ करना चाहेंगे तो मैं मना भी नहीं कर सकती, मुझे इतने ज़्यादा पसंद आ गए हैं। और हम लोग देखते हैं कि चैन फिर से उन्हें खाने के लिए आता है, एंड वो बोलता है कि तुम जो चाहो यहाँ पर खा सकते हो, एंड ये मेरी तो ट्रीट होगी। एंड वे सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है, एंड वो बोलता है कि तुम्हारा नाम ही चैन है और तुम थाईलैंड मराइन इंडस्ट्री के मालिक हो। तभी वो बंदा बोलता है कि मिस्टर चैन मेरा नाम ली है और मैं डेप्यूटी जनरल मैनेजर हूँ ताई होंग ग्रुप का, और मैं वैंग का काफ़ी अच्छा दोस्त हूँ। फिर ये बात सुनने के बाद चैन बोलता है हेलो। तभी जो ली होता है वो बताता है कि ब्रदर चैंग मैं समुंदर के अंदर डूबी हुई शिप से रिलेटेड आपसे बात करना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद चैन बोलता है कि अगर इसमें मेरा कुछ फ़ायदा होगा तो मैं ज़रूर आपकी कंपनी के साथ काम जरूर करूंगा। आप एक काम करिए कल मेरे ऑफिस में आ जाइए, हम वहाँ पर बात करते हैं। और सेक्रेटरी लू होती है मैनेजर ली के पास बिजनेस कार्ड लेके आती है चैन का, एंड वो बोलती है कि ये सर हमारे बॉस का बिजनेस कार्ड। उस बिजनेस कार्ड को लेने के बाद मैनेजर ली बोलता है ठीक है मैं आपसे कल मिलता हूँ। फिर ली को जाते हुए देखकर उनमें से एक लड़की बोलती है कि मैंने सोचा नहीं था कि जो मैनेजर ली है वो इतने ज़्यादा यंग होंगे। तभी जो निंग होती है वो बोलती है सिस्टर जाओ जो ये ग्रुप है क्या बहुत ज़्यादा बड़ा है।
तभी जाओ बताती है कि अभी के टाइम पर जो सैलरी है वो मिलियंस के अंदर प्रॉफिट कमा रही है, साथ में जो बंदा एन सिटी का सबसे अमीर वाला बंदा होगा ना वो भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। और फिर साथ में वो बताती है कि मैनेजर ली के पीछे भी तैन होंग लगा हुआ है, इसका मतलब ये चेयरमैन के जरूर कोई रिलेटिव होंगे और ये भी बहुत ज़्यादा अमीर होंगे। तभी जो निंग होती है वो बोलती है कि बिलियंस में जब पैसे होते हैं तो कैसा फील होता होगा, मैं तो ये सोच रही हूँ। सेक्रेटरी लू बोलती है कि अगर मैं इन जैसे अमीर आदमी के साथ एक दिन का खाना भी खा लूँ तो मेरी ज़िंदगी सफर हो जाएगी। चैन अपने मन में बोलता है कि इतने ज़्यादा अमीर आदमी का बेटा भी डूबी हुई शिप के अंदर इंटरेस्टेड है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है। दूसरी तरफ हम लोग इग्वाना को देखते हैं जो कि एक मछली को पकड़ लेता है जो कि बहुत ज़्यादा महंगी होती है। वो बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ही कॉन्सिडेंस वाली बात है, मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक ऐसी मछली को पकड़ लूँगा जो कि 10 मिलियन की बिकती होगी और ये एक टूना होती है। और चैन ये भी बोलता है कि यहाँ पर सिर्फ एक टूना नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी टूना है। फिर हम लोग वेयर हाउस में देखते हैं जहाँ पर वो मछली चैन के पास पहुँच जाती है। चैन उसे देखते हुए बोलता है कि ये मछली 10 मिलियन की है और जो उसका टेस्ट है वो मुझे कुछ ना जो स्पेशल भी नहीं लगता, आखिर लोग इसे क्यों खरीदते हैं। बट मेरे लिए तो अच्छी बात है, मेरे लिए सिर्फ ये शिप नहीं है, मेरे लिए तैरता हुआ पैसा है जो कि मुझे बाहर निकालना है। अगला स्टेप मेरा ये होगा कि मुझे सबसे पहले एक ऐसे बायर को ढूंढना पड़ेगा जो उसको खरीदना चाहता हो। फिर हम लोग चैन को देखते हैं जो ट्रेनिंग कर रहा होता है, तभी उसके पास फ़ोन आता है सेक्रेटरी लू का। सेक्रेटरी लू बताती है कि मास्टर जो यंग मास्टर ली है वो आपका वेट कर रहे हैं ऑफिस के अंदर, तो आप जल्दी से आ जाओ। चैन बोले ठीक है मैं जल्दी आ रहा हूँ। फिर हम लोग देखते हैं कि ऑफिस में चैन आ जाता है। चैन मैनेजर ली के साथ मीटिंग में होता है। मैनेजर ली बोलता है मिस्टर चैन मैं आपको डूबी हुई शिप की लोकेशन दूंगा। ये बात सुनने के बाद चैन बोलता है कि यंग मास्टर आप तो बहुत ज़्यादा अमीर हो, तो आप इन डूबी हुई शिप के अंदर क्यों इंटरेस्टेड हो। तभी जो मैनेजर ली होता है वो बोलता है कि वह मेरे हिसाब से ये आसान तरीका पैसा कमाने का, इसलिए मैं भी इनके पीछे हूँ। फिर जो चैन होता है वो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं आपके लिए वो शिप ढूंढ दूंगा, बट उसके बाद हम 50-50 करेंगे। और जो मैनेजर ली होता है वो बोला ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैन अपने मन में बोलता है कि इसके फेस से दिखने से लग रहा है कि ये सिर्फ ट्रेजर के पीछे नहीं है, जरूर और कोई बात है उस शिप के पीछे जो कि मुझे पता लगानी पड़ेगी। फिर जो चैन होता है वो बोलता है कि मिस्टर ली क्या आप किसी को जानते हो जो सी फूड रेस्टोरेंट को चलाता हो, क्योंकि मेरे पास 4 मीटर की टूना है। ये बात सुनने के बाद मैनेजर ली बोलता है कि इम्प्रेसिव मिस्टर चैन, मुझे पता नहीं था कि टूना भी आप बेचते हो। फिर वो बोलता है कि हाँ मेरे पास एक ऐसा बंदा है जो रेस्टोरेंट चलाता है, क्यों ना हम लंच करते हुए उससे मिलवाऊँ मैं आपको। फिर हम लोग वेयर हाउस पे देखते हैं जहाँ पर वो बंदा आ जाता है जो कि वो टूना खरीदने वाला होता है। चैन बोलता है कि मैनेजर लिन आपको इतना रश करने की जरूरत नहीं है, वो फिश सिर्फ आपको ही मिलने वाली है, आप चिंता मत करो। फिर हम लोग देखते हैं कि एक बंदे से वो जांच करवाता है। वो बंदा बताता है कि वो जो इस फिश की क्वालिटी वो परफेक्ट है, मैं इसको आसानी से A ग्रेड की बता सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद मैनेजर लिन बोलता है कि ये फिश सच में टॉप नॉच की है, आज से हम दोनों दोस्त हैं और मैं तुम्हें 7 मिलियन का प्राइस देने वाला हूँ, क्या तुम इसको बेचना चाहोगे। चैन बोलते ठीक है मैं इस डील में इसको बेचना चाहूँगा। ये देखने के बाद जो सेक्रेटरी लू होती है वो अपने मन में बोलती है कि इस बंदे ने बिलियंस की डील कर ली, वो भी इतने आसानी से, सच में ये बंदा इम्प्रेसिव है। फिर हम लोग मैरियोट इंटरनेशनल को देखते हैं जो कि बहुत बड़ा लग्जरी मॉल होता है, वहाँ पर चैन के साथ सेक्रेटरी लू भी आई होती है। चैन बोलता है कि आज हमने बहुत अच्छी डील करी, चलो मैं तुम्हें कुछ दिला देता हूँ। और सेक्रेटरी लू होती है वो उन्होंने बोलती है कि सच में यहाँ पर तो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा लग्जरी आइटम्स हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि चैन वहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर लेता है। ये देखने के बाद सेक्रेटरी लू अपने मन में बोलती है कि मैंने सोचा नहीं था कि इतने ज़्यादा पैसे यहाँ पर खर्च करेंगे। एंड हम लोग देखते हैं कि जो वहाँ की सेल्स गर्ल होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि चैन को देखते हुए सेक्रेटरी लू बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। एंड वो अपने मन में बोलता है कि बॉस ने जो वॉच पहनी है वही 2 मिलियन की और उन्होंने मेरे लिए भी शॉपिंग करी है इतनी ज़्यादा लग्जरी आइटम की, सच में मैं तो बॉस से बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव हो चुकी हूँ। फिर वो चैन के घर में पहुँच जाते हैं। चैन बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक विला ढूंढो और इस बात का ध्यान रखना कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और बहुत ज़्यादा शानदार भी होना चाहिए और उसकी लोकेशन भी बढ़िया होनी चाहिए। ये काम मैं तुम्हें दे रहा हूँ और उसकी जो कीमत होगी वो 30 मिलियन तक का होगी, तो मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बात सुनने के बाद सेक्रेटरी लू बोलती है कि जी बहुत ऐसा ही होगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि पानी के अंदर बहुत ज़्यादा ही सबमरीन जा रही होती है एंड ये सब कुछ इग्वाना भी देख रहा होता है। चैन बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि समुद्र के अंदर सबमरीन घूम रही होंगी, आखिर ये यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हैं। तभी वो कुछ महसूस करता है एंड उसे देखने के बाद बोलता है कि कोई मुझे देख रहा है, मुझे डेंजरस लग रहा है, तो मुझे शायद अभी के टाइम पर यहाँ से चला जाना चाहिए। तभी हम लोग देखते हैं कि उसे पीछे से क्रैब देख रहा होता है जो कि म्यूटेंट होता है एंड वो चैन के ऊपर हमला भी कर देता है। तभी ये देखने के बाद
चैन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे हराना इतना ज़्यादा आसान होगा। तभी हम लोग देखते हैं कि जो चैन का इगुआना होता है वो क्रैब से बच जाता है। तभी जो चैन होता है वो अपने मन में बोलता है कि जो ये क्रैब है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे संभल के इससे फाइट करनी पड़ेगी। एंड हम लोग देखते हैं कि वो सीधा हमला कर देता है क्रैब के ऊपर, बट जो क्रैब होता है वो भी बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा होता है। क्रैब के अटैक को देखने के बाद इगुआना अपने मन में बोलता है कि जिस मॉन्स्टर की फोर्स है वो 10 टन से भी ज़्यादा है, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और हम लोग देखते हैं कि तभी जो इगुआना होता है वो क्रैब के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से क्रैब हार जाता है। चैन बोलता है कि मैंने तुम्हें खत्म कर दिया है, अब मैं तुम्हें धीरे धीरे खा जाऊंगा ताकि मेरी वो ताकत बढ़ सके। दूसरी तरफ चैन अभी भी रिसर्च कर रहा होता है सबमरीन्स के ऊपर कि आखिर ये सबमरीन पानी के अंदर क्या कर रही थी। और ये सारी इन्फॉर्मेशन निकालने का चैन का जो प्लान होता है वो इसलिए होता है, उसने बहुत सारे म्यूटेंट क्रीचर्स देख लिए पानी के अंदर और उसे लगता है कि वर्ल्ड जल्दी चेंज होने वाला है। फिर उसे बहुत सारे आर्टिकल्स मिलते हैं जहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स होती है। उन्हें देखने के बाद चैन बोलता है कि ये सब कुछ 2 सालों से हो रहा है, पानी के अंदर बहुत ज़्यादा क्रीचर्स बढ़ चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं पानी के नीचे और जाऊंगा तो मुझे और भी ज़्यादा ताकतवर क्रीचर्स मिलने वाले हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि चैन का जो इगुआना होता है वो उस क्रैब को खा लेता है, जिसकी वजह से उसे 290+ इवोल्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं। एंड ऐसे करके वो खा रहा होता है, जिसकी वजह से चैन का जो इगुआना होता है वो 18 मीटर से भी ज़्यादा लंबा हो जाता है। दूसरी तरफ चैन भी प्रैक्टिस कर रहा होता है अपने पिलर के साथ, जो कि उसने स्पेशली बनवाया था। एंड वो बताता है कि कैसे उसकी जो पावर है वो 100 पॉइंट से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है और जो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर है, मसल स्ट्रेंथ है, सब कुछ वो बहुत ज़्यादा अलग लेवल पे पहुंच चुकी है। अब वो चाहे तो आसानी से एक आयरन पिलर के अंदर भी होल कर सकता है बिना किसी चोट को लगे हुए। साथ में अभी के टाइम पर जो हैंडगन है वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और मेरी एक्शन स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। फिर उसके बाद हम लोग चैन को एक बुक स्टोर में देखते हैं जहाँ पर वो एक बुक को उठाता है जो कि मार्शल आर्ट की होती है। चैन अपने मन में बोलता है कि ये वर्ल्ड बिल्कुल भी सिंपल नहीं है जैसा कि मैं सोचता हूँ, इसके लिए मुझे और भी ज़्यादा लर्न करना पड़ेगा और लर्न करने का सबसे आसान तरीका है किताबों को पढ़ने का। वहाँ पे कुछ लड़कियाँ भी होती हैं जो चैन को देखकर उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो रही होती हैं। वो बोलती है कि ये लड़का कितना ज़्यादा हैंडसम है, क्या मुझे वहाँ पर जाकर उससे फ़ोन नंबर मांगना चाहिए, बट वो ऐसा नहीं करती हैं। फिर चैन बताता है कि अभी के टाइम पर उसे बहुत कुछ लड़ना है, इसलिए वो 2 मार्शल आर्ट को चुनता है एंड उसको वेयर हाउस में जाकर उसे ट्रेनिंग करने लग जाता है, जिसको मास्टर करने में उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बट वो ऐसे करके प्रैक्टिस करता रहता है। तभी उसके पास ली का फ़ोन आता है। ली बताता है कि बॉस चैन हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं, मैं आपको जल्दी लोकेशन भेजने वाला हूँ, मेरे बंदे जल्दी पानी के अंदर पहुँच जाएंगे, आधे दिन के अंदर तुम लोकेशन भेज दो। थोड़ी देर बाद चैन को खजाना मिल जाता है पानी के अंदर एंड वो बोलता है कि बॉस ली हमें गोल्ड और जितने भी सामान था वो सारे मिल चुके हैं। तभी जो मैनेजर ली होता है वो बोलता है कि बॉस चैन क्या आपको वहाँ पर कोई स्पेशल बॉक्स नहीं मिला। फिर मैनेजर ली बताता है कि वहाँ पर आपको एक छोटा सा बॉक्स मिलेगा, अगर आपको कुछ भी स्पेशल मिलता है तो आप मुझे दे सकते हो, उसके बदले में मैं आपको सारा सामान देने के लिए तैयार हूँ। चैन बोला ठीक है ऐसा ही करूँगा मैं। एंड फिर जो चैन होता है वो बोलता है कि यहाँ पर 20 मिलियन से भी ज़्यादा सोना है, फिर भी वो उस स्पेशल बॉक्स के पीछे है, आखिर स्पेशल बॉक्स के अंदर क्या है। फिर वो स्पेशल बॉक्स को ढूंढ लेता है, उसके अंदर एक पिल होती है, उसे देखने के बाद वो बोलता है कि ये एक तरह की पिल है, आखिर वो इसके पीछे क्यों है, आखिर वो इसमें से क्या चाहता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो चैन होता है वो उस बॉक्स को मैनेजर ली को दे देता है। मैनेजर ली उस बॉक्स को देखने के बाद हैरान होता है एंड वो बोलता है कि ये नहीं हो सकता, यहाँ पर तो मेरा एलिक्सर है ही नहीं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि डेप्यूटी कमिश्नर को एक लाश मिलती है। उसका जो ऑफिसर होता है वो बताता है कि ये बंदा अभी मरा है 10 घंटे पहले, बट इसमें एक अलग बात है, इसके बॉडी के अंदर एक भी ब्लड नहीं है और जो इसकी मसल थी वो भी पूरी तरह सुखड़ चुकी है। ये बात सुनने के बाद जो डेप्यूटी कमिश्नर होता है वो बोलता है कि मैं अपने हायर अप को बता दूंगा, वो इन्वेस्टिगेशन जरूर करेंगे इसके ऊपर। एंड वो अपने मन में बोलता है कि जितने भी विक्टिम्स है वे सारे थग्स थे, उनके पास कोई भी फैमिली नहीं थी, बट वो फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। फिर वो बोलता है कि जितने भी आसपास क्लब वगैरह हैं सभी को बंद करवा दो, इस सिटी के अंदर आज कोई भी क्लब नहीं चलेगा। ये बात सुनने के बाद उसका जो असिस्टेंट होता है वो बोलता है जी सर ऐसा ही होगा। रात को हम देखते हैं कि एक लड़की किसी की बॉडी के अंदर से खून निकाल कर उसको खा रही होती है। दूसरे पल हमें पता चलता है कि उसकी लाश भी पुलिस वालों को मिल जाती है। डेप्यूटी कमिश्नर गुस्से के साथ बोलते हैं कि आखिर 4 लोगों की मौत और कैसे हो सकती है, मैंने तो बोल दिया था ना कि कोई भी क्लब नहीं खुलेगा। दूसरी तरफ हम लोग चैन को जो ट्रेनिंग कर रहा होता है एंड वो बोलता है कि मैं कुछ दिनों से ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मेरी जो प्रोग्रेस है इन दोनों मार्शल आर्ट के अंदर वो काफ़ी अच्छे से हो पा रही है। एंड जो सिस्टम होता है वो बताता है कि आपने एक नई मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखा है, आप उसको क्या बोलना चाहोगे। तभी जो चैन होता है वो बोलता है कि मैं उसको एक्सक्लूसिव फिस्ट बोलने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इन दोनों टेक्निक्स को एक साथ मिलकर इस टेक्निक को बनाया है। फिर उसके बाद हम लोग शिव को देखते हैं जहाँ पर वे मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि फाइनली हमें एक अच्छी मछलियाँ मिली है जाले के अंदर,
अगर हमने कोई भी मिस्टेक नहीं करी तो हम मिलियंस में पैसे कमा सकते हैं। तभी जो उसका साथी होता है वो बताता है कि बॉस जो हमारा नेट है वो फट चुका है। ये बात सुनने के बाद जो उसका साथी होता है वो हैरान होता है एंड वो बोलता है कि हमारा जो नेट है वो कैसे फट सकता है, वो कहाँ से फटा है। तभी वो बताते हैं कि वो मिडल से फटा होता है। ये देखने के बाद उसको गुस्सा आने लग जाता है, आखिर कैसे ये सब कुछ हो रहा है। और हमें पता चलता है कि ये सब कुछ चैन की गवाना कर रही होती है। वो मछलियों को तो खा रही होती है, साथ में सभी नेट्स को भी खराब कर देती है। चैन बोलता है कि मैं पानी के अंदर आसानी से रह सकता हूँ और कोई भी डिटेक्टर है वो मुझे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरी जो एबिलिटी है वो कमाल की है। एंड ऐसे ही मैं बहुत ज़्यादा खाना भी मिल पा रहा है इन सभी लोगों की वजह से। एंड वे आदमी रो रहे होते हैं कि कैसे उनके फिशिंग नेट सारे फटे हुए हैं एंड वो बिल्कुल भी पैसा नहीं कमा पा रहे। वो बोलते हैं कि आखिर कौन सा मॉन्स्टर इस पानी के अंदर रह रहा है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि चैन आराम कर रहा होता है। तभी उसके पास मैनेजर ली का फ़ोन आता है। मैनेजर ली बोलता है कि मैं एनसीटी के अंदर आने वाला हूँ और मैं तुम्हें अपना ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहता हूँ, इसलिए हम साथ में डिनर करेंगे। चैन बोला ठीक है यंग मास्टर ली, अगर आप मुझे बुला रहे हो तो मैं ज़रूर आऊँगा। फिर हम लोग एक बढ़िया से क्लब को देखते हैं जहाँ पर एक लड़की होती है। वो बोलती है कि आप सभी लोगों का स्वागत हमारे क्लब के अंदर। उसको देखने के बाद मैंने चली बोलता है कि काफ़ी दिन हो गए तुम्हें मिले हुए, आज का जो डे है वो मेरे लिए खास है, इसलिए सब कुछ मैंने आज पहले ही रिजर्व कर लिया है। एंड हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर लड़कियाँ नाच रही होती हैं, उन सभी के बीच में चैन और मैजली बैठे होते हैं। चैन ये सब कुछ देखने के बाद अपने मन में बोलता है कि ये क्लब तो कमाल का है, यहाँ पर तुम बहुत सारी सीक्रेट डील्स भी कर सकते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद चैन अपनी गाड़ी से जा रहा होता है। तभी वो कुछ डिटेक्ट करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ये देखने के बाद वो बोलता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, बट वो मेरे ओरा के अंदर आ चुका है और उसके ओरा से अभी फैल हो रहा है कि वो एक मॉन्स्टर है, जैसे कि मेरा जाइंट लेजर्ड है। एंड वो बोलते हैं क्या ये एक तरह का मॉन्स्टर घोस्ट है, बट कोई बात नहीं, वो अपनी मौत के पास ही आ रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर कुछ कपल्स भी आते हैं जो बोलते हैं क्या तुम हमारे साथ रेस करना चाहते हो। चैन बोला ठीक है आ जाओ रेस पे। एंड वो बड़े आसानी से उन सभी को हरा देता है रेस के अंदर। ये देखने के बाद वे भी हैरान होते हैं कि कैसे वो कट मारते हुए जा रहा था। वे बोलते हैं कि क्या ये अपने आप को मारना चाहता है। चैन अपने मन में बोलता है कि इन सभी बच्चों को हराना तो आसान ही था, वैसे भी मैं तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, अगर एक्सीडेंट हो भी गया तो मैं बच जाऊँगा, पर ये मेरी तरह रेकलेस नहीं हो सकते। पर इतनी ज़्यादा स्पीड होने के बावजूद भी वो मॉन्स्टर अभी भी मेरे पीछे है। एंड फिर वो बीच में अपनी गाड़ी को रोक देता है एंड वो बोलता है कि मैं कोई बुरा इंसान नहीं, तुम बाहर आ सकते हो। तभी एक लड़की सामने आती है जो कि पेट के ऊपर छुपी होती है। वो बोलते हैं कि बिग ब्रदर ये अजीब तरीका है मुझे बुलाने का, वैसे मेरे कुछ कपड़े थे जो मैं नहाते टाइम पे उतारे थे, वो कोई कपड़े लेकर भाग चुका है, इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकती, क्या आपके पास कुछ कपड़े हैं। तभी चैन उसके ऊपर हमला करते हुए बोलता है कि तुम्हें कुछ कपड़े चाहिए, चलो मैं तुम्हें कुछ कपड़े दे देता हूँ। एंड सीधा जाकर उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है, सीधा जाकर उस लड़की के ऊपर हमला कर देता है। जैसे ही वो उस लड़की पर हमला करता है चैन हैरान होता है, क्योंकि वो जो लड़की होती है वो एक तरह के गोस्ट मॉन्स्टर में चेंज आती है। ये देखने के बाद चैन भी डर जाता है। वो लड़की बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा एक कमाल के हो, तुम्हें अगर मैं खा लूंगी तो मैं और भी ज़्यादा ताकतवर हो पाऊंगी। चैन ये देखने के बाद बोलता है कि तुम क्या चीज़ हो। वो बोलती है कि मैं एक इंसान ही हूँ बट तुमसे बेहतर। एंड वो उस पर हमला करने के लिए बढ़ती है। एंड वो बोलती है कि अगर मैं तुम्हें खा लेती हूँ तो तुम 100 आदमियों के बराबर हो, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है। सच में मैं तुम्हें खाकर अपनी फर्स्ट स्टेज को कंप्लीट कर सकती हूँ विलेशन की। तभी चैन उसका अटैक से बचता है एंड चैन अपने पंच को रेडी करता है, जो डायनेमिक पंच नया मूव बनाया था। एंड वो बोलता है कि अगर ऐसी बात है कि तुम मुझे खाना चाहते, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ हराना कितना मुश्किल है। चैन की स्पीड देखने के बाद वो मॉन्स्टर भी हैरान होती है एंड वो बोलते हैं तुम तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो। तभी चैन उसे पंच मारता है और एक ही पंच उस लड़की को हरा देता है, या फिर उस मॉन्स्टर को। मॉन्स्टर बोलते हैं इम्पॉसिबल है मुझे ऐसा हराना। चैन उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है, बट हम लोग देखते हैं कि जो वो मॉन्स्टर होती है वो अपनी सोल को अलग अलग ट्रीज के अंदर ट्रांसफर कर रही होती है। बट चैन रुकता नहीं है, वो एक के बाद एक ट्री को तोड़ता जाता है एंड वो आखिरी में उसको मारने वाला होता है। चैन अपने मन में बोलता है कि ये ट्री के अंदर तो जा रही है या फिर स्टोन के अंदर, बट जैसे ही मैं अगली बार अटैक कर रहा हूँ तो इसका ऑरा वीक होता जा रहा है। इसका मतलब अगर मैं ऐसे करता रहा तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। और हम लोग देखते हैं कि चैन आसपास के सभी ट्री को तबाह कर देता है और उस मॉन्स्टर को भी मार देता है लगभग। एंड वो घायल सिचुएशन के अंदर चैन के सामने लेटी होती है। चैन बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम अब और ट्री के साथ फ्यूज़ नहीं होना चाहती? वैसे ही एक अच्छी सर्वाइवल स्किल है, बट तुम्हारी बुरी किस्मत कि तुम मुझसे लड़ने के लिए आ गई। मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, अगर तुम उसके आंसर देते हो तो मैं तुम्हें जल्दी से मार दूंगा। ये बात सुनने के बाद वो लड़की बोलती है कि मरने से किसे डर लगता है, और आज कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल नाइट है, बट मुझे इस बात का दुख रहेगा कि मैं इसे आखिरी बार देख रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं अपने आप को मारने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे मार सकते हो। फिर वो बोलती है कि अगर मैं 1 और मंथ तक ऐसे ही हंटिंग करती रहती तो जो मेरी शैडो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाती
और शायद इस पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई भी नहीं होता जो मुझे हरा पाए। बट मैंने क्या सोचा था कि मैं तुम जैसे एक बंदे से मिल पाऊंगी इस छोटी सी सिटी के अंदर। एंड ऐसे करके वो वहाँ से गायब होने लग जाती है, यानी कि चैन उसे हरा दिया है। सिस्टम उसे बताता है कि आपने एक करप्टर को मारा है, इसलिए आपको 10 एट्रीब्यूट पॉइंट मिलते हैं। चैन बोलता है कि ये करप्टर क्या है, एट्रीब्यूट पॉइंट्स क्या है, आखिर इन सब का क्या मतलब है। तभी सिस्टम उसे बताता है कि जो एट्रीब्यूट पॉइंट है उसे आप एक्सचेंज कर सकते हो किसी स्किल में, स्ट्रेंथन कर सकते हो अपने वेपन को, या फिर अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। और इसी के साथ साथ आप कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ भी खोल सकते हो, जैसे कि लाइटनिंग, आइस, फायर एक्सेट्रा। ये सब कुछ देखने के बाद चैन अपने मन में बोलता है कि मेरे पास ऑलरेडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स है और मेरा जो लिजर्ड है वो भी बहुत ज़्यादा जायंट हो चुका है। फिर वो हंसते हुए बोलता है कि मैं चाहूँ तो अपनी लिजर्ड को एक रियल लाइफ गॉडजिला बना सकता हूँ। फिर हम लोग स्टोरेज को देखते हैं, जहाँ पर चैन बैठकर करप्टर अवेकनर्स के बारे में जान रहा होता है, बट उसे कुछ भी नहीं मिलता इंटरनेट के ऊपर। चैन बोलता है कि जो ऊपर की अथॉरिटीज़ है उन्होंने सब कुछ डिटेल ब्लॉक कर रखी है, कोई बात नहीं, अभी के टाइम में वैसे भी मैं वीक हूँ, जब मैं स्ट्रोंगर हो जाऊँगा तो मैं इस वर्ल्ड के बारे में और जानूंगा। एंड वो बोलता है कि जो मेरी फिजिक्स है वो शायद 10,000 से भी ऊपर जा सकती है। फिर जो सिस्टम होता है वो बोलता है कि आप किस एलिमेंट के अंदर अपने एनहेंसमेंट चाहते हो, विंड, फायर, वाटर, अर्थ, लाइटनिंग, लाइट और डार्क। जो आपकी करंट फिजिक्स है वो इनसफिशिएंट है, इसलिए आप बेसिक एलिमेंट को स्ट्रेंथन कर सकते हो। तो चैन बोलता है कि मुझे लाइटनिंग करनी है। सिस्टम बताता है कि आपने अपने एट्रीब्यूट पॉइंट इनहेंस कर दिया एक्स्ट्रा एबिलिटीज़ के अंदर, जो कि लाइटनिंग मास्टरी, और जिसकी स्टैट 1 हो चुकी है। चैन अपने हाथों में लाइटनिंग का इस्तेमाल कर पा रहा होता है एंड वो बोलता है कि तो ये लाइटनिंग की पावर सच में तो कमाल की है, अगर मैं लाइटनिंग का इस्तेमाल करूँ तो मैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकता हूँ। एंड हमें सिस्टम विंडो में दिखाया जाता है कि अब चैन के पास क्या क्या है, जिसमें उसके पास ऑब्जर्वेशन हाकी, आर्मिनेटरी हाकी, वाटर एफिनिटी और लाइट मैस्टरी आ चुकी है। दूसरी तरफ जब वो अपने इग्वाना के साथ फाइट भी करता है तो इग्वाना भी लाइटनिंग का इस्तेमाल कर पा रहा होता है। ये देखने के बाद चैन बोलता है कि ये म्यूटेंट सी बीस्ट था और ये उस जाइंट स्पाइडर से बिल्कुल भी कम नहीं था, और उसे खाने की वजह से चैन की इग्वाना को 980 इवोल्यूशन पॉइंट मिले होते हैं। एंड वो बोलता है कि अब मैं अपने जाइंट लिजर्ड के साथ भी लाइटनिंग मास्टर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, इससे मैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका हूँ। फिर हम लोग एन सिटी के एयरपोर्ट को देखते हैं, जहाँ पर डिप्टी चीफ आया होता है। वो बोलता है कि क्या आप वो 2 एजेंट हो जो आप स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो से आए हो? मेरा नाम गांधी है और मैं आपको यहाँ पे लेने के लिए आया हूँ। तभी उनमें से जो ऑफिसर होता है वो हाथ मिलाता है एंड वो अपना नाम होंग बताता है एंड वो बोलता है कि हाँ, हम एडवांस कोऑपरेशन से हैं। दूसरा बंदा अपना नाम नैंगोइंग बताता है एंड वो बोलता है कि जल्दी से हमें बॉडी दिखाओ। फिर हमें वो बॉडी दिखाई जाती है जो कि उस लड़की ने मारा होता है। पुलिस डेप्यूटी कमिश्नर बोलता है कि ये पर्सन लास्ट नाइट को मरा था और हमें इसकी लाश मिली थी, और 4 दिन पहले भी बहुत सारे लोगों को मारा गया था हर रात के अंदर। फिर जो उनमें से एक बंदा होता है वो अपनी स्पेशल एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए पता लगाने लग जाता है किसने उसको मारा है, और उसे उस लड़की की छवि भी दिखाई देती है, बट वो छवि अपने आप फेड भी होने लग जाती है। ये देखकर वो बोलता है कि इसका ओरा वैनिश हो रहा है, इसका मतलब वो लड़की मारी जा चुकी है। ये सुनने के बाद उसका साथी बोलता है क्या वो मारा जा चुकी है? दूसरी तरफ जो चैन होता है वो अभी अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है एंड वो बोलता है कि मैंने अपनी पावर बहुत जल्दी फास्ट गेन करी है, जिसकी वजह से मैं अभी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आज मैं निंग के घर पे चला जाता तो शायद मैं उसका सोफा तोड़ देता सिर्फ बैठने से ही, क्योंकि पहले निंग ने चैन को बोला होता है कि क्यों ना वो उसके घर पे चला जाए, पर चैन मना कर देता है। चैन बोलता है कि मैं उसके ज़्यादा करीब नहीं जा सकता, अगर गलती से मैंने उसकी हड्डियाँ तोड़ दी तो ये बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। फिर अगले दिन हम लोग देखते हैं कि चैन एक विला को लेने के लिए आता है। सेल्स बॉय बोलता है कि ये विला नंबर 88 है, ये मेन बिल्डिंग है 560 स्क्वायर मीटर्स की, 70 स्क्वायर मीटर का इसका फ्रंट यार्ड है और 200 स्क्वायर मीटर का इसका बैक यार्ड है और 80 स्क्वायर मीटर का पूल है। फिर वो बताता है कि जो बायर है वो इसके लिए 34 मिलियन सोच रहा है। चैन बोलता है कि मैं 25 मिलियन देकर से बाय कर रहा हूँ। तभी उसके पास एक मैसेज आता है जहाँ पे लिखा होता है बॉस यहाँ पे एक मॉन्स्टर है, हमारी मदद करो। दूसरी तरफ हम स्पेशल ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि बिल्डिंग के रूफ टॉप पे होते हैं। वो बोलते हैं कि कैप्टन कल रात को तो कोई भी सीन नहीं हुआ, लगता है जो करप्टर था वो सच में मारा जा चुका है। और ये सबसे स्ट्रेंज बात तो ये है कि अब इन जैसे लोगों को नॉर्मल बंदे बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकते। कैप्टन हमें यहाँ पर रुकना चाहिए और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ताकि हम पता चल सके कि सिटी के अंदर क्या चल रहा है। उसका साथी बोलता है कि हाँ ये सही टाइम है अपने आप को ट्रेन करने का, क्योंकि अगर एपोकेलिप्स आ गई तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर हम तैयार नहीं होंगे तो।
तभी उसका साथी बोलता है कि क्या यहाँ पे एपोकलिप्सी आने वाली है। तभी उसका साथी बोलता है कि प्रोफेसर ने बताया था कि जैसे एनर्जी चेंज हो रही है, शायद अब की बार फिर से एपोकलिप्सी आएगी और वो 10 गुना ज़्यादा ताकतवर होगी जो 20 साल पहले आई थी, और उस दिन के लिए हमें बहुत ज़्यादा ताकतवर और तैयार होना पड़ेगा, तभी हम उससे बच पाएंगे। तभी वो बोलता है कि और वैसे भी हमारा देश हम पे बहुत ज़्यादा ही वैल्यू खर्च कर रहा है, तो हमें उसका रीपे भी करना है। दूसरी तरफ हम लोग चैन की इग्वाना को देखते हैं जो पानी के अंदर सोने को ढूंढ लेता है, एंड वो बोलता है कि फाइनली मैंने इसे ढूंढ लिया। एंड उस सब चीज़ों की दाम वो ऑनलाइन देख रहा होता है, एंड वो बोलता है कि अगर मैं थोड़ा सा और ध्यान से काम करूँ तो मैं और भी पैसे कमा सकता हूँ। वैसे ये पैसे भी कम नहीं है, बट मैंने एक दो एंटिक तोड़ दिया जिसकी वजह से इनकी वैल्यू थोड़ी कम हो चुकी है, बट अब क्या ही करूँ, जो हो गया वो हो गया। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसी कैफ़े के अंदर एक लड़का एक लड़की को छेड़ रहा होता है, एंड वो उसके ऊपर ही डांट रहा होता है। एंड वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे क्या संतरे छेड़ दिए, तुम क्या कह रही हो, अगर तुम ऐसा कह रही चलो मैं एक बार संतरे तुम्हारे छेड़ ही देता हूँ। तभी वहाँ पर एक कस्टमर बैठा होता है, एंड वो बोलता है कि तुम कितना सेमलेस बंदे हो जो लड़की के साथ ऐसी बातें कर रहा है। तभी वो बंदा बोलता है कि अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो क्या तुम मुझे मारने के लिए आओगे, आजा तेरे में हिम्मत हो तो। तभी चैन वहाँ पे खड़ा होकर आता है, एंड वो बोलता है ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है, मैंने पहली बार तुम जैसा एरोगेंट बंदा देखा है। तभी वो बंदा बोलता है कि आज के बाद तू मुझे देख भी नहीं पाएगा, और तू मेरा क्या ही कर लेगा भाई, अगर तेरी हिम्मत है तो मार के देख मुझे। तभी वो बंदा चैन को और भी ज़्यादा उकसा रहा होता है, एंड वो बोलता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे मारने के लिए आ सकते हो। चैन ये बातें सुनने के बाद बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, एंड वो बोलता है कि ये गर्म खून वालों की यही कमी है, वो अपने आप से ऊपर किसी को मानते ही नहीं है, एंड वो उसको मारने के लिए बढ़ रहा होता है। फिर चैन बोलता है कि वैसे आपके स्टोर का कैमरा सही से काम कर रहा है। तभी वो लड़की उस कैमरे को बंद कर देती है, एंड वो बोलते कि नहीं सर, हमारे जो कैमरे वो ख़राब हो चुके हैं। ये सुनने के बाद चैन एक कोल्ड स्माइल करता है। ये देखने के बाद तो उस लड़की की फट जाती है। तभी चैन उसे एक थप्पड़ मारता है और एक थप्पड़ के साथ ही उसको बेहोश कर देता है, एंड वो ज़मीन पे लेटा होता है। चैन बोलता है कि इन जैसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए कि कैसे उम्र के साथ बिहेव करना चाहिए, शायद इस थप्पड़ के बाद उसको थोड़ी अकल आ जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग डॉग को देखते हैं जहाँ पर चैन अभी भी अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है अपनी लाइटनिंग के साथ, एंड वो बोलता है कि कुछ ही समय के बाद हमारी बॉडी कितनी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। सच में ये ह्यूमन लाइफ के अंदर बहुत से चेंज आने भी बाकी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं लाइफ एंड डेथ से भी आगे बढ़ जाऊंगा। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि चैन सेक्रेटरी लू के साथ होता है। चैन बोलता है कि तुम अकाउंटेंट्स को पढ़ना स्टार्ट कर दो, जल्दी तुम कंपनी की फाइनेंस को संभालने वाली हो, और इसके लिए चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पे करूंगा। जो सेक्रेटरी लू होते बोलते जी सर हम ऐसा ही करेंगे, एंड वो बोलते बॉस अब हम कहाँ जा रहे हैं। तभी चैन बोलता है कि मुझे कुछ बेचना है। फिर उसके बाद वो एक एंटिक शॉप पे आता है जहाँ का बंदा बोलता है कि मेरा नाम गाओ है और मैं यहाँ पर अपनी एंटिक शॉप चलाता हूँ। फिर जो चैन होता है वो बोलता है कि मेरे पास एक ऐसी प्लेट है जिसके ऊपर आप शायद इन्वेस्ट करना चाहो, या फिर आप उसका एस्टिमेट मुझे बता सकते हो। फिर वे सभी लोग ऊपर चले जाते हैं जहाँ पर चैन उस एंटिक पीस को दिखाता है। उसे देखने के बाद गाओ अपने मन में बोलता है कि इसके अंदर साल्टी स्मेल आ रही है, इसका मतलब ये रियल है, कोई फेक नहीं है। एंड वो बोलता है कि ये सबसे ज़्यादा जेन्युइन है, एंड वो बोलता है कि वैसे ही एक सेट में आता है, क्या तुम्हारे पास एक और पीस है। तभी चैन बोलता है कि नहीं मेरे पास सिर्फ ये प्लेट है, बाकी सामान मेरे पास है नहीं, वैसे आप इसे कितने की वैल्यू बता सकते हो। तभी गुआन बोलता है कि ये तो बोलता है शर्म की बात है कि हमारे पास सिर्फ एक ही पीस है, बट ये पीस आप 4.5 मिलियन पैसे दे सकता है। चैन बोला ठीक है मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा। फिर कुछ समय बाद हम लोग देखते हैं कि सेक्रेटरी लू जा रही होती स्टेट के ऊपर से, वो बोलते बॉस हमने बहुत से स्टोर में गए, बट जो सबसे पहले वाला बंदा था गाओ, उसने हमें मोस्ट जेन्युइन प्राइस दिया है। चैन बोलता है कि हाँ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पैसे उसने ऑफर करे हैं, तो शायद मुझे इसको बेच देना चाहिए। बट वो अपने मन में ये भी सोचता है कि जो गोवा का जो एक्सप्रेशन थे वो काफ़ी ज़्यादा अजीब थे, वो ज़रूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं गाँव को जो अपने बॉस के पास जाता है। उसका बॉस बोलता है कि तुम कह रहे हो कि तुमने उस शिप के बारे में कुछ डिटेल निकाल ली है जो पानी में डूब गई थी। एंड वो बंदा बोलता है कि हाँ मुझे उसके बारे में कुछ पता चल चुका है, क्योंकि उसके शिप के अंदर से ही मुझे ये सील मिली है जिसको हम ढूंढ रहे थे, और एक बंदा हमें यहाँ पर बेचने के लिए आया था, मैं उसकी जल्दी आपको डिटेल्स दे दूंगा। तभी वो बंदा बोलता है कि जल्दी से उस बंदे के बारे में मुझे सब कुछ जानना है 1 घंटे के अंदर। फिर हम लोग कुछ मिनट के बाद देखते हैं जो गाँव होता है वो बताता है कि ये बंदा एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट जिसने रिसेंटली 3 मिलियन खर्च किया था एक लग्जरी कार के ऊपर, और ये ओवरसी भी गया था ली के साथ, इसके पीछे कुछ जरूर कोई बंदा होगा। तभी उसका बॉस डू होंग बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उससे मिलना चाहूंगा। तभी जो चैन होता है
वो अभी भी गाँव के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे उसने उसकी इन्फॉर्मेशन ली थी। एंड वो बोलता है कि सब कुछ अच्छे से हो गया, फिर भी मुझे बॉस गाँव के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। अगले दिन चैन लिफ्ट से जा रहा होता स्कूल के अंदर एंड वो बोलता है लास्ट नाइट को मैंने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया था, अब मुझे स्कूल जाना चाहिए और पढ़ाई वढ़ाई करनी चाहिए। एंड वो अपने मन में बोलता है कि मैंने सी पाइथन को ऑब्जर्व कर लिया, जिसकी वजह से मेरी स्ट्रेंथ और मसल डेंसिटी भी बढ़ चुकी है और एक मैं नॉर्मल बंदे से 50-60 ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ और शायद मैं अब गन फायर से भी बच सकता हूँ। तभी जैसे वो लिफ्ट को खोलता है, एक बंदा उसका इंतजार कर रहा होता है एंड वो अपनी गन को उसके पीछे लगा देता है एंड वो बोलता है मेरे साथ चलो, बिना कुछ हरकत करे हुए। चैन भी ऐसा ही करता है। चैन को गाड़ी से लेकर जा रहे होते हैं। चैन डरते हुए बोलता है कि ये तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी वो गुंडे लोग बोलते हैं कि चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पे और बकवास मत करो। तभी वो उसे ठिकाने पे ले आते एंड वो बोलते हैं कि बॉस मैंने ले आया। तभी उसका बॉस बोलता है कि तो ये वो बंदा जिसके लिए मैं कल रात से वेट कर रहा था। एंड हम लोग देखते हैं कि चैन एकदम अपना रूप बदल देता है एंड वो बोलता है कि अच्छा तुम मुझे पकड़ने के लिए आए थे। सभी लोग बोलते हैं कि थोड़ी देर पहले तो ये लड़का डर रहा था, आखिर ये ऐसे शांत कैसे हो गया और ये ऐसे बकवास कैसे कर पा रहा है। तभी जो उसका बॉस होता है गुस्से में आ जाता है एंड वो बोलता है कि क्या तुम सभी लोग मेले में आए हो, जल्दी से अपनी गन उठाओ, इसको दिखाओ कि ये बच्चा कहाँ फंस हुआ है। तभी हम लोग देखते हैं कि चैन एक के ऊपर हमला करता है और उसकी गन को हवा में उछाल देता है एक लात के साथ एंड गन का इस्तेमाल करते हुए एक बंदे को मार देता है। सभी लोग बोलते हैं कि अपनी गन नीचे करो, अगर तुम अपनी गन नीचे नहीं करते तो हम फायर कर देंगे। तभी बॉस बोलता है कि लड़के उसके अंदर सिर्फ एक ही बुलेट है और हमारे पास 2 गन्स है, तो अच्छा होगा कि वो गन मुझे वापस दे दो। चैन बोलता है कि शायद तुम अच्छे से फिगर आउट नहीं कर पाए हो, मैं खतरे में नहीं हूँ, तुम सभी लोग खतरे में हो, इसलिए तुम जल्दी से हार मान लो और जल्दी से बताओ कि किसने तुम्हें भेजा है, वरना देख लेना मैं तुम्हें मारने में एक पल भी नहीं लगाऊंगा। फिर हम लोग देखते हैं कि गन फायर स्टार्ट हो जाती है और चैन सीधा गोली मार देता है उसके बॉस के ऊपर। ये देखने के बाद सभी लोग पैनिक हो जाते हैं एंड वे सभी लोग चैन के ऊपर हमला करने लग जाते हैं एंड वो बोलते हैं कि चैन की गोलियां खत्म हो चुकी है। चैन अपनी ऑब्जर्वेशन आंखें का इस्तेमाल करते हुए अपने ओरा को मिक्स करते हुए अपने हाथों के साथ उन गन्स को पकड़ लेता है, यानी उन बुलेट्स को पकड़ लेता है। ये देखने के बाद वे सभी लोग हैरान होते हैं एंड वो बोलते हैं कि ये बुलेट्स को पकड़ पा रहा है, ये जरूर मॉन्स्टर होगा। तभी चैन ये सब कुछ देखने के बाद बोलता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। फिर हम लोग देखते हैं कि चीको की आवाज़ आती है और चैन सभी को हरा देता है। चैन एक के पास आते हुए बोलता है कि तुम मुझे बताओगे कि किसने तुम सभी लोगों को भेजा है। तभी वो बंदा बोलता है कि हमें लिंग होंग ग्रुप के डायरेक्टर ने भेजा है, चैंग दू होंग ने, और वो गुआन सिटी के अंदर एक शॉप को ओन भी करता है और वो विला नंबर 3 में रहता है। फिर बॉस के पॉकेट में से चैन फोन निकालता है एंड वो दोंग को फोन मिलाते हुए बोलता है कि मेरा नाम चैन चू है और आज मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। ये सब कुछ सुनने के बाद जो गुआन होता है वो बोलता है कि 20 मिलियन ये कुछ ज़्यादा ग्रीडी नहीं हो रहे हैं। तभी उसका प्रेसिडेंट बोलता है कि मेरे लिए ये कुछ दर्जन के पैसे कुछ काम नहीं आएंगे, मुझे अपनी जान बचानी, वो हमसे मिलने के लिए आ रहा होगा। एंड हम लोग देखते हैं कि जो चैन होता है वो पूरी स्पीड के साथ प्रेसिडेंट के घर पे जा रहा होता है। फिर हम लोग दोंग विला देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे गार्ड बुला लिए होते हैं दोंग ने अपनी सेफ्टी के लिए। वो बोलता है कि सर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बंदे हैं, क्या आपको सच में लगता है वो बंदा आएगा। वो बोलता है कि 7 बंदे उसने गन के साथ मार दिए हैं तो वो जरूर मुझसे मिलने के लिए आएगा, बट मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आज वो मारा जाएगा मेरे सामने क्योंकि मैंने इतने सारे लोगों को बुला लिया है। यहाँ पर दर्जनों में लोग हैं जिनके पास गन है, अब मैं देखता हूँ वो क्या कर लेगा। तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है, सभी गार्ड पैनिक हो जाते हैं एंड वे सभी लोग बोलते हैं कि जल्दी से पावर बैकअप को ऑन करो, हमारे मेन गेट सीसीटीवी कैमरा है वो ब्रोकन हो चुके हैं एंड फ्रंट डोर से कुछ आ रहा है तो हमें जल्द जल्द रेडी होना पड़ेगा। तभी जो प्रेसिडेंट होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन है कौन नहीं, मैं तुम्हें ये ऑर्डर देता हूँ जो भी मेरे पास आएगा तुम उसे गोली मार के मार सकते हो। तभी हॉल में सभी लोगों को पीटता हुआ चैन आ रहा होता है और वो उस रूम में पहुंचने वाला होता है, सभी गार्ड रेडी होते हैं चैन के लिए। तभी चैन वहाँ पर आ जाता है, प्रेसिडेंट बोलते हैं फायर करो। तभी चैन एक ही झटके के साथ उन 2 बॉडीगार्ड को भी मार देता है एंड वो प्रेसिडेंट के सामने होता है। प्रेसिडेंट बिल्कुल डरा होता है एंड वो बोलता है कि तुम तो अवेकनर हो एंड वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें 500 मिलियन दूंगा अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे तो। ये सुनने के बाद चैन बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा पैसा, बट तुमने मुझे मारने की कोशिश करी है और मैंने तुम्हारे इतने साथियों को मार दिया है, अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो अनजस्टिफाई नहीं होगा, पर तुम मुझे अवेकनर के बारे में बताओ, अगर मुझे कुछ अच्छा लगा तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। तभी ये सुनने के बाद वो प्रेसिडेंट सब कुछ बताने लग जाता है कि कैसे 1999 में आसमान से एक आग का गोला गिरा और जैसे ही वो आग का गोले की आग थमी वहाँ पर एक लेक आ गई एंड उस लेक के अंदर कुछ पावर्स थी। ये बात सुनने के बाद चैन अपने मन में बोलने लग जाता है क्या क्या ये ओरिजिन है अवेकन पावर्स की। तभी जो प्रेसिडेंट होता है वो चैन के ऊपर हमला कर देता है, बट हम लोग देखते हैं चैन उसके अटैक से बच जाता है और एक ही झटके के साथ उन दोनों को भी मार डालता है एंड वो बोलता है कि मैं तुम्हें मौका दिया फिर तुमने वो मौका वेस्ट कर दिया। फिर हम लोग दंजन विला को देखते जो पूरी तरह तबाह होता है। पुलिस गुआन बोलती है कि यहाँ पर 31 बॉडीज हैं
और उनमें से डायरेक्टर की भी बॉडी है। ये देखने के बाद चैन बोलता है कि मेरे हिसाब से सब कुछ चैन चू ने करा है, लगता है मुझे उस बंदे से मिलना ही पड़ेगा और शायद वही रेड फॉरेस्ट के पीछे भी है। फिर वो बोलता है कि मैंने इस लड़के के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है और सब कुछ इसके साथ कनेक्टेड दिखाई दे रहा है। एंड वो बोलता है कि लगता है मुझे इसके साथ थोड़ा क्रूअल होना पड़ेगा। चैन अपने डॉग हाउस में होता है एंड कल रात के बारे में सोच रहा होता है, तभी जो सही गवान होता है वो हंटिंग कर रहा होता है और 67 इवोल्यूशन पॉइंट और मिल जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि जो गवान होता है वो 1200 मीटर के नीचे जाने लग जाता है एंड वो बोलता है कि यहाँ पर तो एक वल्केनो भी है और जो कि जिंदा है। अभी के टाइम पर मैं इसके अंदर नहीं जा सकता, इसलिए मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए। फिर हम लोग डॉक वेयर हाउस को देखते हैं जहाँ पर एक बंदा कुछ सामान लेकर जा रहा होता है। चैन उसको देख रहा होता है एंड वो बोलता है कि तुम मुझसे नहीं भाग सकते एंड सीधा उस पर हमला करने के लिए बढ़ता है, पर तभी वो बंदा गायब हो जाता है। ये देखने के बाद चैन बोलता है कि आखिर वो बंदा कहाँ पर गायब हो गया एंड वो बोलता है कि शायद इस बंदे के पास कोई डायमेंशन की पावर हो और शायद ये भी कोई अवेकनर हो। तभी सिस्टम उसे बताता है कि आपको एक पॉल्यूटेड एनर्जी से करप्टेड करवा दिया गया है, बट आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस अगले 5 घंटे के अंदर आप नॉर्मल हो जाओगे।